हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। आज आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे विजन आईएएस की पीटी 365 और जो कि होगी एनवायरनमेंट की, जिसमें आपकी अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक का पूरा करंट अफेयर्स मटेरियल होगा। हालांकि मुझे पता है कि मैं काफ़ी लेट हूं, लेकिन फिर भी कभी कभी कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। यानी मैं ये कह सकता हूं कि हिंदी माध्यम के लिए विजन आईएएस की आपको मैगजीन का एक्सप्लेनेशन ग्लैंस एकेडमी से बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहे तो अगर आपने जहाँ भी पढ़ा होगा और एक बार मेरी वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो आपको अंतर क्लियर दिख जाएगा। तो कोई बात नहीं, अभी भी एग्जाम में आपके पास 20 से 25 दिन का समय है। सारी करंट अफेयर्स हो चुकी है, केवल एनवायरनमेंट चल रही है। एनवायरनमेंट का कल हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर कर लिया था, काफ़ी अच्छा आप लोगों का फीडबैक भी रहा। और आप दूसरी क्लास आज देख रहे हैं और इसके बाद 2 क्लासेस और आएंगी और एनवायरनमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद आप सारी करंट अफेयर्स हमारे प्लेटफॉर्म से देख सकते हो। जनवरी से मार्च 2024 की जो अपडेटेड करंट अफेयर्स है वो भी मैंने करा रखी है, आप उसे भी देख सकते हो, जिससे आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो 20 दिन में अभी भी, और आराम से बेहतर तरीके से अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ा था कि क्या क्या होता है क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। ये सारी टॉपिक जो है कि हम लोगों ने डिस्कस किए थे, COP28 ये सब। और आज हम लोग सबसे पहले उठाएंगे पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन के बाद हम लोग और भी आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें आता है बायोडाइवर्सिटी। तो ये 2 टॉपिक आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमें 4 लेक्चर में पूरी एनवायरनमेंट को कंप्लीट करना है। तो चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि हिंदी माध्यम में जो कंपटीशन है ना, वो हम आपस में लड़ते रहते हैं, और इस वजह से इंग्लिश माध्यम आगे चला जाता है और हिंदी माध्यम का 40, 45, 50 बस यही सिलेक्शन होता है 1000 सीट में। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि प्रीलिम्स निकालने वालों की संख्या बहुत कम होती है हिंदी माध्यम में। और उसके पीछे भी रीज़न क्या है कि हमारे बीच में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो कॉपरेशन होना चाहिए, वो नहीं होता है, बल्कि हम सेपरेशन की तरफ चलते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, दूसरों से भागते हैं कि हम अपना मटेरियल नहीं दिखाएंगे। ये चीज़ जो है कि नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी क्लास, अच्छे नोट्स जहाँ भी मिले दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, ताकि शेयरिंग से ही जो है कि बेस्ट मेथड बनता है नॉलेज का। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले आज हम पॉल्यूशन के अंतर्गत पढ़ेंगे क्या, एयर पॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एयर पॉल्यूशन। अब बात आती है कि एयर पॉल्यूशन कितने मानदंडों से हो सकता है, किन किन से हो सकता है वायु प्रदूषण, और उसमें सरकार या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रयास किए गए, क्या कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं और क्या मुद्दे हैं चर्चे में, तो इसको बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा कोयला आधार। तो उसमें सबसे पहला हमारा एक पॉइंट होगा कि कोयला आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र है उनके लिए उत्सर्जन मानदंड। अगर आप इन शॉर्ट टॉपिक को समझने का कोशिश करो कि जितने भी हमारे यहाँ जो पावर सप्लाई वाले जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जिनसे बिजली उत्पादित होती है, अगर वो कोयले पे चल रहे हैं, कोयला का ईंधन प्रयोग कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ उत्सर्जन मानदंड तय किए गए। क्योंकि कोयले ईंधन में बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो है कि निकलते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऐसे कि जिनको उत्सर्जन मानदंड के ऊपर आपको लिमिटेड जो है उनको तय की गई हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि कोयला से बिजली उत्पादन करने वाली अभी तक केवल और केवल 77 यूनिट ने FGD या सर्कुलेटिंग फ्लोराइड्स वेव कॉम्बेक्शन बॉयलर को स्थापित किया है, और जो कि कोयला आधारित जो बिजली उत्पादित होती है ना, उसका केवल 8% से भी कम है। और FGD की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। इसका मतलब होता है गैस में सल्फराइजेशन की मात्रा कम करो। आपको भी पता है दोस्तों कि जो हमारा कार्बन होता है वो कौन सा बेहतर होता है। हम कहते हैं एंथ्रेसाइड बेहतर होता है, उसके बाद बिटुमिनस आता है, फिर 3rd नंबर पे आपका लिग्नाइट आता है, और 4th नंबर पे पीट कोयला आता है। इसको हम किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? हम देखते हैं कि जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी, अर्थात उसकी दहन क्षमता, एफिशिएंसी ज़्यादा बेहतर होगी, और अगर उस कार्बन में सल्फर या राख की मात्रा ज़्यादा होगी तो बेहतर कोयला नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एंथ्रेसाइड में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है, सल्फर की मात्रा बिल्कुल कम है, जबकि पीट कोयला या लिग्नाइट में सल्फर की मात्रा ज़्यादा है जबकि कार्बन की मात्रा कम है। और इसी सल्फर को डीसल्फराइजेशन करने की प्रक्रिया भी लगाई जाती है, ताकि जो सल्फर निकल रहा है धुएं के रूप में उसको कैसे भी करके कंट्रोल करो, उत्सर्जन को रोको। इसके लिए बताया जा रहा है कि कोयले से संबंधित जितने भी पावर प्लांट हैं उसमें केवल और केवल अभी तक 77 यूनिट्स ने ये काम किया है, और ये पूरे बिजली उत्पादन के 8% से भी कम है। अब बात करेंगे यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स के लिए क्या उत्सर्जन मानदंड है। जो थर्मल पावर प्लांट है, देखा जाए तो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पहली बार 2015 में टीपीपी का मतलब क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट्स से होने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पारे के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण से संबंधित एक मानक तय किया। तो पहली बात यहाँ पे समझ लेनी है आपको कि जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है थर्मल पावर प्लांट से, तो उसमें मेजर कौन कौन से डिटॉक्स निकल रहे हैं। एक तो सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड और एक ओजोन पारे। ये तीनों का जो है कि हमें
कंट्रोल करना है कैसे भी करके। और ये जो नियम बनाए गए हैं ना पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ये गाइडलाइन जारी की गई है। अब यहाँ पे इनकी कैटेगरी बना दी गई है, जैसे ए, बी, सी, इनको एक टाइम लिमिट दे दी गई है। इस टाइम लिमिट में संशोधन किया गया है कि जो अभी तक केवल 77 यूनिट्स हैं बिजली उत्पादित करने वाली, उन्होंने केवल बॉयलर स्थापित किए हैं जो फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन कर रहे हैं, और ऐसे में और भी चाहिए ताकि इनकी संख्या और बढ़े, जिससे पर्यावरण का प्रदूषण रोका जा सके। तो इनके लिए सरकार ने टाइम बाउंडेशन को और बढ़ा दिया है। जैसे आप देखोगे कि जो दिल्ली एनसीआर के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं या 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अगर ऐसे कोई प्लांट हैं जो थर्मल पावर प्लांट हैं अर्थात कोयला आधारित जो है कि बिजली उत्पादित कर रहे हैं, उन्हें अपने यहाँ इस तरीके के डीसल्फ्राइजेशन वाले प्रोजेक्ट को बॉयलर को लगाने के लिए अब लिमिट 31 दिसंबर 2022 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दी गई। इट मीन्स कि अगर आज की डेट में मैं देखूँ, मई की मैं बात कर रहा हूँ, मई 2024 में, तो मैक्स टू मैक्स 7 to 8 महीने बचे, मतलब 6 to 7 मंथ बचे हुए, इनको स्थापित कर लेना होगा। सेकंड है गंभीर रूप से जो प्रदूषित क्षेत्र हैं या नॉन अटेनमेंट सिटीज़ के 10 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई प्लांट है। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ क्या होती है दोस्तों, जब हम स्वच्छता शहर पुरस्कार पढ़ रहे होते हैं, स्वच्छ शहर वायु वाला पढ़ रहे होते हैं, तो नॉन अटेनमेंट का मतलब होता है कि ऐसे शहर जिन्होंने वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 0% एफर्ट नहीं किया, 0% एफर्ट नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं किया। ऐसे शहर ऑलरेडी जो है कि बहुत गंभीर अवस्था में है, और अगर यहाँ पे 10 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई भी पावर प्लांट चल रहा है तो उसको भी डीसल्फ्राइजेशन करना जरूरी है। उसके लिए टाइम लिमिट दे दी गई है 31 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2025। सभी की डेडलाइन दिसंबर ही दी गई है, तो दिसंबर ना भी याद रहे तो आपको इतना याद रहे कि 23 से 25 कर दिया गया। सब में 2-2 साल का गैप आपको देखने को मिलेगा। और अन्य सभी संयंत्र जो श्रेणी सी में आते हैं उसको कह दिया गया 31 दिसंबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक इसको डेडलाइन दी गई कि आपको 2026 तक इस्टेब्लिश कर लेना है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट आउट करना है आपको कि जिन्होंने जो ऐसे थर्मल पावर प्लांट है जिन्होंने पहले ही अपनी उद्घोषणा कर दी या साइन कर दी या कोई अपना डिक्लेरेशन फॉर्म भर दिया कि सर हम 31 दिसंबर 2027 से पहले ही अपनी यूनिट को बंद कर देंगे, संचालन को बंद कर देंगे, तो उन्हें सल्फर डाइऑक्साइड के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हम उनके ऊपर मानदंड लगा के क्या करेंगे, उनका खर्चा ही बढ़ेगा बॉयलर स्थापित करने में, जब वो ऑलरेडी अगले 3 साल के अंदर बंद करने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट को। तो इनको जो है कि छूट दी गई है, लेकिन वो भी तब जब इन्होंने पहले ही डिक्लेरेशन कर दिया हो कि 2027 से पहले हम जो है कि इसको बंद कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। नेक्स्ट अगर आप देखोगे बेनिफिशिएटेड कोयले के उपयोग से संबंधित मानदंड। अब बेनिफिशिएटेड क्या होता है, तो यहाँ पर फ्लाई ऐश का जो सृजन होता है ना, हालांकि फ्लाई ऐश अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे हम जो सड़क वगैरह निर्माण करते हैं तो इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, लेकिन फिर भी यह एक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। और यह प्रदूषक क्या होता है, सेकेंडरी प्रदूषक होता है जो धुएं के रूप में जाना जाता है। और इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं कि फ्लाई ऐश का सृजन कम हो, इसके लिए हमें कोल बेनिफिकेशन करना चाहिए। कोल बेनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो कच्चे कोयले से अकार्बनिक अशुद्धियाँ जैसे वाष्पशील हो गई, राख हो गई या फिर सल्फर हो गया, इनको अलग करके जब कोयले की दहन क्षमता को बढ़ाएंगे तो कोल बेनिफिकेशन कहलाता है। तो कोल बेनिफिकेशन में क्या होता है, सिंपली कार्बन की मात्रा तो रहती है, लेकिन कुछ कोयले ऐसे होते हैं जिसमें सल्फर की मात्रा या राख की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उनको क्या किया जाएगा, उनको पहले ही दहन करने से पहले हटा लिया जाएगा, जिससे उनकी दहन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। और प्रत्येक थर्मल पावर प्लांट संयंत्र में जो फ्लाई ऐश है वो 100% उपयोग सुनिश्चित करेंगे। कहने का मतलब हो गया कि ये थर्मल पावर प्लांट की भी जिम्मेदारी है कि आपके संयंत्र से, आपके इंडस्ट्री से जितना भी फ्लाई ऐश का प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसका 100% आप उपयोग करना सुनिश्चित करोगे कि आप उसे कहाँ यूज कर सकते हो। या तो उसे सरकार को बेचो या सरकार के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से सड़कों का निर्माण करो इससे, ताकि वो बेहतर सड़कें भी बने और आपका प्रयोग भी हो जाए, कंजप्शन भी हो जाए उसका। तो यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया। और अगर इसमें हम बात करें कि विभिन्न संयंत्र परिचालनों के अलग अलग चरणों में उपयोग की जाने वाली जो प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियाँ वो कौन कौन सी हैं। कहने का मतलब है कि जो अलग अलग जो विद्युत संयंत्र होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, उनमें कई प्रकार की पैटर्न होते हैं जिसके माध्यम से आप प्रदूषण को नियंत्रण कर सकते हैं, अर्थात कि पॉल्यूटेड कंट्रोल टेक्नोलॉजी से कहते हैं। जैसे दहन से पूर्व की आप स्थिति में क्या कर सकते हो, दहन के समय क्या कर सकते हो, दहन के बाद क्या कर सकते हो। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या करती है, दहन के पहले ही कोयले की धुलाई कर देती है और उसकी मिश्रण करती है। धुलाई मतलब पिटाई वाली नहीं, बल्कि कोयले को साफ किया जाता है, वाटर बॉडीज़ में जो है कि साफ किया जाता है, जिससे जो उसके ऊपर की राख होती है, सल्फर होता है, वो सारा का सारा छुट जाता है। इससे जब वो इंडस्ट्री में दहन होने के लिए जाता है तो सल्फर की मात्रा बहुत कम उत्सर्जित होती है। एक पैटर्न तो आप ये कर सकते हो। हालांकि इसमें समय लगता है, खर्चा आता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप एक कोयले का टुकड़ा ले जाके धो रहे हो, पूरा एक ट्रक का ट्रक जो है कि कोयला आपको धोना पड़ता है, बहुत अच्छे से साफ करना पड़ता है। इसके लिए मशीनें लगाई जाती हैं, आदमी नहीं धो पाएगा इसको, ऐसे कब तक धोएगा बेचारा, पता चला इंडस्ट्री जो है कि ठप हो गई। तो इसमें भी पैसा लगता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। दूसरा है कि अगर कुछ लोग
दहन के समय चाहते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन पर नियंत्रण करने के लिए बॉयलर में लो नाइट्रोजन ऑक्साइड बर्नर लगा देते हैं और ओवर फायर एयर जो है कि लगा दिया जाता है कि जिससे जो एयर निकलती है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो कण होते हैं उसको एब्जॉर्व कर लिया जाए ताकि बाहर वायुमंडल में न जाने दिया जाए। तीसरा हो सकता है कुछ लोग दहन के बाद लगाते हैं, जिसमें कई टेक्नोलॉजी आती है अगर आप देखोगे। अच्छा, यहाँ पे आप दहन के समय वाले में ही देख लो एक और बात कि चूना पत्थर का इस्तेमाल करके आप सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर सकते हो। अर्थात जो भट्टी है जिसमें आप कोयले को दहन कर रहे हो उसमें अगर आप चूना पत्थर भी डाल दोगे ना साथ के साथ में, तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो है कि दहन भी कम हो जाएगा। और दहन के बाद वाले में क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड है तो उसका जो है कि आप सल्फराइजेशन कर सकते हो। एक तो मेथड ये लगा सकते हो जिसको 77 यूनिट ने अभी तक केवल लगाया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के भी उत्सर्जन के लिए आप सेलेक्टिव कैटेलेट या सेलेक्टिव नॉन कैटेलेटिक रिडक्शन कर सकते हो, या फिर पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन को भी आप रोक सकते हो। तो इस तरीके से 3-4 मेथड आप यूज कर सकते हो। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान अर्थात GRAP। तो इसको मैं इन शॉर्ट अब ग्रैप बोलूँगा, ठीक है, ग्रैप करके ही बोलूँगा तो आप समझ लेना क्या बात है। कि तो मामला ये था कि जो नेशनल कैपिटल रीजन है आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है, इसने ग्रैप में संशोधन करने की घोषणा दे दी है। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान में इसने संशोधन करने की घोषणा की है। किसने किया है, जो NCR और आर पास के जो क्षेत्र हैं, अब जैसे NCR में जो यूपी के 7-8 जिले आते हैं, 8-10 जिले, हरियाणा के कुछ जिले आते हैं, सबसे अधिक तो हरियाणा के, वहीं राजस्थान के भी 2 जिले आते हैं, अलवर, भरतपुर, ये सब जो जिले हैं। तो इनके आसपास और भी जो नज़दीकी क्षेत्र हैं जो NCR से बाहर हैं, यहाँ पे निकटवर्ती क्षेत्र में एक वायु गुणवत्ता प्रबंधन सूचकांक जो है इसने क्या किया, एक मौजूदा ग्रैप में संशोधन करने की मांग की है। अब समझना है कि ये ग्रैप होता क्या है, क्यों इसमें संशोधन करने की बात की जा रही है। तो देखिए ग्रैप क्या है, मुख्य रूप से दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स के स्तर पर आधारित एक आपातकालीन कार्रवाई प्रणाली है। कहने का मतलब है कि जब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जब जारी किया जाता है कि दिल्ली में कैसी कंडीशन है, सीवियर है या वेरी बैड है या नॉर्मल है, पुअर है, तो ऐसे में जब भी आपातकालीन स्थिति आती ना तो उस समय ये ग्रैप के माध्यम से जो है कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन, शब्द पे देखो, रेस्पॉन्स करने के लिए कार्रवाई की जाती, तुरंत उस चीज़ को मतलब कि नियुक्त किया था और तत्काल जो है कि कार्रवाई करके सारे पॉल्यूटेंट्स को कम किया जाता है। ये मामला अगर हम बात करें तो MC मेहता बनाम जब सुप्रीम कोर्ट का जो मामला था भारत संघवाद में 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए ग्रैप को तैयार किया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। और ग्रैप को पहली बार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से इस जब डिसीजन आया था 2016, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2017 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया था। तो एक कॉमन बात तो समझ में आ गई दोस्तों कि ग्रैप क्या है, एक आपातकालीन कार्रवाई प्रणाली है। वो भी कब, जब दिल्ली या NCR के रीजन में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही घटिया मात्रा में हो जाएगा तब तुरंत ये आपातकालीन कार्रवाई करेगी। अब कार्रवाई क्या करेगी, हो सकता है उस समय जो है कि कृत्रिम वर्षा करा दे, जिससे जितने भी पॉल्यूटेंट हैं हवा में तैर रहे हैं उनको नीचे कर दे, बहुत सारी गाड़ियां जो ऑड इवन पे चलती हैं उनको कर दे, प्राइवेट गाड़ियों को बंद करा दे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को एंट्री दे, बाहर की जितने भी रजिस्ट्रेशन वाले जो गाड़ियां हैं जो डीजल पेट्रोल पे चलती हैं 10-15 साल से ख़राब चल रही हैं, गाजियाबाद की, मेरठ की, बागपत की, मुजफ्फरनगर की या सोनीपत की, हरियाणा की, उनको बैन कर दे, दिल्ली में आने ही ना दे। तो ये सारी एक्टिविटी कौन करेगा, ग्रैप करेगा। आगे और समझाता हूँ मैं आपको कि 2021 से ग्रैप को CAQM द्वारा लागू किया जा रहा है। ये क्या होता है, ये अभी मैंने आपको बताया, इसको जरा पढ़ लीजिए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, या यूँ कहो कि कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके द्वारा लागू किया जा रहा है। और अक्टूबर 2022 से ग्रैप को एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर ही लागू किया जाता है कि जब जब लगता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हो रही है तो इसे लागू कर दिया जाता है। NCR के लिए ग्रैप को दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता के स्तर के आधार पर 4 अलग अलग चरणों में वर्गीकृत किया गया ग्रैप को। कब कब, अगर आप देखोगे कि पहली तो कंडीशन होती है पुअर, यानी कि जब वायु की गुणवत्ता खराब होती है तब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 201 से लेकर 300 तक है तो ये क्या कार्रवाई करेंगे कि पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को लेकर NGT या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन करेंगे। जो NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या फिर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे वर्डिक्ट दिए हैं, डिसीजन दिए हैं कि आपको पुराने डीजल और वाहनों वालों को क्या करना चाहिए, पुराने पेट्रोल वाहनों को स्क्रैप कर देना चाहिए, एंट्री नहीं देनी चाहिए। दूसरा, जो होटल, रेस्तरां या खुले भोजनालय है वहाँ पे केवल और केवल विद्युत या फिर स्वच्छ ईंधन गैस आधारित उपकरणों का प्रयोग करने की अनुमति दी जाए। किसी प्रकार के कोयले, भट्टी, जो तंदूर रोटी खाते हो ना आप लोग, उसमें क्या होता है, भट्टी जलती है, भट्टी में तंदूर रोटी पकती है और भट्टी
में क्या डाला जा रहा है, कोयला, कोयले से क्या निकल रहा है, सल्फर। इसलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स को रोकने के लिए अर्थात कम करने के लिए आदेश दिए जा सकते हैं कि केवल वही होटल खोलेंगे जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर रहा हूँ या फिर गैस का प्रयोग कर रहा हूँ या फिर स्वच्छ ईंधन का प्रयोग कर रहा हूँ। इस तरीके के कोयला आधारित जो है कि भट्टी वगैरह चलती है इनको बैन कर दिया जाएगा। ठीक है। और नागरिक के आधार पर क्या कर सकते हो, नागरिक चार्टर में संशोधन करके कहा गया कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए या तो हाइब्रिड वाहन का प्रयोग करें या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी और किसी को नहीं किया जाएगा। ठीक है। जो 10-15 वर्ष पुराने हो चुके हैं या एंड लाइफ वाले वाहन हैं, पेट्रोल और डीजल वाहन, उनको नहीं चलना चाहिए, उनका उपयोग करना बंद कर दिया जाएगा। ये तो पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन में क्या कर सकते हो, जब बहुत खराब वायु होती है, वेरी पुअर, 301 से लेकर 400, तो जितने भी औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय या कार्यालय प्रतिष्ठानों सहित एनसीआर के सभी डीजल जनरेटर्स को व्यवस्थित या नियंत्रित संचालन का निर्देश जारी कर देता है। जैसे कई बार होता है दिल्ली में जब लाइट कट हो जाती है तो जो ऑफिशियल जो ऑफिस होते हैं या इंडस्ट्री होती है या कमर्शियल होते हैं, आवासीय होते हैं, वहाँ पे कई सारे जो है कि डीजल जनरेटर देखने को मिलते हैं। लोग क्या करते हैं, जनरेटर का बटन ऑन करते हैं और डीजल वाला जनरेटर फिर धुआं देना शुरू करता है और आवाज़ आती है अलग तरीके की। इससे सल्फर भी बाहर निकलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलेगी और हालांकि उनकी लाइट आ जाती है लेकिन पॉल्यूशन बहुत फैलता है। तो इसको कंट्रोल करने का नियम दे दिया जाता है कि नहीं, इस समय दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से ऊपर चल रहा है तो आप ऐसे प्रतिष्ठानों में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हो। तीसरा है गंभीर चरण, जो कि सीवियर कंडीशन जब होती है 401 से 450 में एनसीआर में शामिल राज्य सरकारों या दिल्ली सरकार द्वारा कार्रवाई की जा सकती है कि यहाँ पे BS3 जो पेट्रोल वाहन होते हैं, BS4 जो डीजल वाहन होते हैं या हल्के मोटर वाहन जो चौपहिए होते हैं, इन पे प्रतिबंध लगा दो। आज आपकी जो गाड़ी होती है वो BS6 पर चलती है। जितनी भी आप 4 व्हीलर या जो है कि आप मोटरसाइकिल लेने जाते हो तो BS6 मानक को हम फॉलो कर रहे हैं, जो कि ये माना जाता है कि दहन बहुत कम करता है, बहुत कम मात्रा में जो है कि प्रदूषण फैलाता है और इसकी इंजन की एफिशिएंसी भी अच्छी है। आप बाइक खरीदो, 4 व्हीलर खरीदो, 3 व्हीलर खरीदो, सब BS4 की जगह BS6 पे आ रही है। साथ ही साथ इसमें एक ये भी शामिल है कि एनसीआर में जो शामिल राज्य सरकारें होंगी या दिल्ली सरकारें होंगी, ये 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल की कक्षाएं बंद करके ऑनलाइन कक्षा चलाने का कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल की कक्षा बंद कर दी और फिर छुट्टी मार रहे हैं, मौज मार रहे हैं, टीचर मौज मार रहे हैं, बच्चे मौज मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। एजुकेशन नहीं रुकेगी लेकिन उसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था सरकार को करानी पड़ेगी। नेक्स्ट है चरण 4 जो कि गंभीर प्लस यानी कि सीवियर प्लस कंडीशन, 450 प्लस कंडीशन। दोस्तों अगर ये कंडीशन जब आ जाती है ना तो सामान्यतः हार्ट अटैक, अस्थमा, डायबिटीज, बुजुर्ग, ये आदमी तो ऐसे ही निपट जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि इस कंडीशन की एयर क्वालिटी इंडेक्स वो नहीं झेल सकते। उनके फेफड़े, लंग्स बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, किडनी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, वो जरा सा भी धूल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आपको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं या CNG या BS6 वाले डीजल से चलने वाले वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर जो भी पंजीकृत गाड़ियां होती हैं उनको दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। अब जैसे मान लेते हैं कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है तो मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सोनीपत, हरियाणा और अलवर, यहाँ से अगर कोई रजिस्टर्ड बाइक है या 4 व्हीलर है, किसी ने अपने क्षेत्र में खरीदी होगी अपने ज़िले में, तो उन गाड़ियों को एंट्री नहीं करने दी जाएगी। पहचान क्या होता है, जो दिल्ली की गाड़ियों का नंबर होता है वो DL से शुरू होता है और जो कि यूपी की जो गाड़ियाँ होती है वो UP से होता है और जो हरियाणा की होती है वो HR से होता है, जो राजस्थान की होती है वो RJ से होती है। तो जैसे ही आप इन तीनों तरीके के नंबर प्लेट को देखोगे इसे तुरंत बैन कर दोगे कि केवल और केवल दिल्ली की गाड़ियां चल सकती हैं, क्योंकि इस समय दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही गंभीर तरीके से है। साथ ही साथ ये कक्षा 5 से बढ़ाकर कक्षा 6 से लेकर 9 और 11 तक के बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिया जाएगा और ऑनलाइन मोड में जो है कि कक्षाएं संचालित की जाएंगी। तो ये जो एक्शन होते हैं वो कौन लेता है दोस्तों, ये आपका एनसीआर के लिए ग्रैब के माध्यम से दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर इनके कार्यान्वयन को इम्प्लीमेंट किया गया कि आप क्या क्या कार्रवाई कर सकते हो। आप समझ में आ गया। अब मुझे लगता है कि आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसने एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत 6 कैटेगरी जो है कि डिवाइड की हैं कि किस प्रकार की कैटेगरी हो सकती है। हो सकता है एग्जाम में अगर मिलान करने के लिए आ जाए तो, वरना तो कोई चांस नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। जैसे गुड कब होता है, जब 0 से 50 में होता है, 51 से 100 में संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम दूषित, 201 से 300 पुअर यानी खराब, 301 से 400 अत्यंत खराब, 401 से 500 गंभीर। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे नेशनल लेवल पर डिवाइड किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स को, अभी हम लोगों ने देखा कि 301 से 400, फिर 401 से लेकर 450 तक सीवियर प्लस थी, उसमें 50-100 भी मान सकते हो। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर ये जो रैंकिंग है ये कौन जारी करता है, तो ये करता है CPCB, यानी कि ये आपका हो जाएगा कंट्रोल, मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जारी करता है और इसमें 8 प्रदूषकों को ये शामिल करता है जब ये वायु क्वालिटी के इंडेक्स जारी करता है। ये देखता है कि PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और NH3 और साथ में लेड यानी कि सीसा, इनकी मात्रा अगर ज़्यादा हो रही होगी वायु में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करता है। और साथ में ये 6 श्रेणियों में गुड से लेकर सीवियर तक के उपयोग करते हैं। क्लियर। अब जरा यहाँ पर एक वर्ड आ गया, जब
CPCB, तो इसके बारे में भी जान लो भाई। इसको देखो, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण संशोधन अधिनियम 1974 के तहत तो इसको एक गठित करके वैधानिक संगठन बनाया, लेकिन इसको शक्ति जब दी गई कि आप किस किस काम पर कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे आप अपना इंटरफेयर कर सकते हो, तो वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत इसको शक्तियाँ प्रदान की गई। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट आपसे यूपीएससी पूछेगा कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, उसको शक्तियाँ किस अधिनियम के तहत दी गई। आपको अगर इनमें से एक याद आएगा ना कोई, तो आप कहोगे यार जिसके तहत गठन किया गया होगा उसी के तहत शक्ति दी गई होगी। लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं संगठन जिनको जिस अधिनियम के तहत गठित किया जाए और अलग अधिनियम के तहत शक्ति दी जाए, जिसमें कि एक ये भी शामिल है। सीबीआई को भी आप याद रख लो इसी तरीके से। सीबीआई का गठन 1941 में हुआ था, लेकिन उसको जो शक्ति दी गई थी वो 1946 के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना जो बल है उसके माध्यम से शक्ति दी गई। तो गठन कभी और, पावर किसी और के माध्यम से। तो ये बहुत लिमिटेड ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट हैं, उसमें आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी आता है। इसके द्वारा कुछ पहल की गई, जैसे आप देखोगे कि इन्होंने 4 वायु प्रदूषकों की पहचान की है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और साथ में RSPM या पार्टिकुलेट मैटर 10 हो जाएगा, और साथ में PM 2.5 हो जाएगा जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर होता है। और ये सामान्यतः हमारे नासा छिद्र के अंदर चला जाता है, हमारे ब्रेन में, हमारे फेफड़े में, लंग्स में जाता है। PM 10 पॉइंट क्या होता है, इसके जो पॉल्यूटेंट होते हैं ये थोड़े से बड़े कण होते हैं जो हमारे नाक के अंदर जाते ही, जो नाक में हमारी जो बाल होते हैं ना, फिल्टर का काम करते हैं, वो ऐसे पॉल्यूटेंट को रोक लेते हैं यहीं पर। तो इसीलिए नाक में जो बाल होते हैं वो हमारे लिए क्यों काम आते हैं, वो हमारे फिल्टर के लिए काम आते हैं ताकि फेफड़े में जाने वाली जो गंदगी है वो यहीं पर रुक जाए। जो PM 2.5 है ना, वो इतनी छोटी होती है, इसके कंपैरिजन में इतनी छोटी, एक डॉट के बराबर। ये क्या होता है, इन फिल्टर को क्रॉस करके हमारे फेफड़ों में चली जाती है, इसीलिए PM 2.5 को ज़्यादा खतरनाक माना जाता है PM 10 से। और इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल चालू किया गया जिसका नाम है प्राण, अर्थात पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ मैंने बताया आपको, एक ऐसे शहर होते हैं जहाँ पे प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकारी या सिविल कोई भी प्रयास नहीं किया गया। 131 शहरों में इसको लॉन्च कर दिया गया नेशनल क्वालिटी, मतलब कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत, जो कि ये प्रोग्राम 2018 या 2019 से शुरू हुआ था। जरा इसको कंफर्म करना आप लोग कमेंट सेक्शन में। और इसकी निगरानी और जनता तक वायु की गुणवत्ता की जानकारी प्रसारित की जाती है कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसा है तो आपको बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, ये आपके ऊपर डिसाइड कर दिया जाता है। अब इसी में हम रेगुलेशन ऑन फायर क्रैकर्स की बात करेंगे, अर्थात पटाखों का विनियमन। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी उसके दिशा निर्देश को देश के सभी राज्यों को लागू करने के लिए कहा है। हालांकि जब ये गाइडलाइन आई थी सुप्रीम कोर्ट की, तो ये मुख्य रूप से दिल्ली के लिए आई थी, क्योंकि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले से खराब है। दिल्ली के आसपास के जो इंडस्ट्रियल एरिया है उन्होंने पहले से दिल्ली की हालत खराब कर रखी है, और ऐसे में दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली पैसे वालों की है, इसीलिए यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है कि पटाखे वगैरह फोड़े जाते हैं। दिवाली पे, शादी पे, होली पे, खिचड़ी पे, शादी में, पार्टी में, हर समय जो है कि मौका ढूंढते लोग पटाखे छोड़ने का। इससे दिल्ली की स्थिति बहुत ख़राब हो रही थी, आसपास का जो NCR रीजन था वो भी ख़राब हो रहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि दिल्ली में रात 10 बजे के बाद आपको पटाखे नहीं बजाने हैं। ये काम प्रशासन का है कि 10 बजे के बाद पटाखे नहीं बजने चाहिए। हालांकि वो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन वही मामला आया कि ये जो दिशा निर्देश अब ये सभी राज्यों में लागू करो। धीरे धीरे जब आप देश के सभी राज्यों में लागू करोगे तो कहीं ना कहीं लोग भी जागरूक होंगे, अपने एयर क्वालिटी के लिए जागरूक होंगे, अपने एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक होंगे, तो हम इन चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि पटाखे बंद करने का आदेश दिया गया, इसमें वैकल्पिक पटाखों के रूप में आपको ग्रीन पटाखे देने की बात की, ग्रीन फायर क्रैकर, कि आप ऐसे पटाखे जलाओ जिनसे आपकी जो एयर क्वालिटी है वो भी डाउन ना हो, आपका एनवायरनमेंट भी खुशहाल रहे, आपके एनवायरनमेंट में कोई प्रदूषण ना फैले और आपके एंजॉयमेंट और त्यौहार में भी कोई बाधा ना पहुंचे। लेकिन उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जो पटाखे हम तैयार करते हैं उसमें कौन कौन से खतरनाक और विषाक्त जो है कि सामग्री प्रयोग की जाती है। मैं केवल यहाँ पे सामग्री बताऊँगा, जैसे एल्यूमिनियम, सल्फर डाइऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पर क्लोरेट, अमोनियम पोटेशियम, बेरियम नाइट्रेट, तांबे के यौगिक, एंटीमनी सल्फाइड, लेड डाइऑक्साइड या नाइट्रेट क्लोराइड भी कह सकते हो, लिथियम यौगिक, मरकरी पारा, आर्सेनिक यौगिक और स्ट्रेटियम यौगिक। तो ये इतने सारे महत्वपूर्ण जो है कि घटक हैं जो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इनके प्रभाव को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लगभग सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए। अब जैसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, जैसे एंटीमनी सल्फाइड, ये आपको कॉमन नहीं लगेगा, बेरियम नाइट्राइड ये आपको कॉमन नहीं लगेगा, साथ में लिथियम यौगिक, क्योंकि लिथियम को आपने जब भी पढ़ा है तो बैटरी के तौर पर पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के तौर पर पढ़ा है, खुद मैंने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे लिथियम यौगिक को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको लगेगा नहीं कि पटाखे में इसका प्रयोग होगा कि नहीं होगा। और आर्सेनिक यौगिक, क्योंकि आपको लगेगा आर्सेनिक तो वाटर पॉल्यूटेंट होता है, पानी को प्रदूषित करता है, भूमिगत जल में होता है, तो ये पटाखे में कहाँ से हो सकता है। तो ऐसे कुछ कॉमन सेंस वाले टॉपिक जो है कि आपको लगेंगे और वही स्टेटमेंट आपके सामने यूपीएससी रखेगा।
अब आगे बात करते हैं अन्य तथ्यों की कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेरियम और अन्य प्रतिबंधित रसायन युक्त पटाखों के उपयोग पर 2021 में जारी दिशा निर्देशों को अब पूरे देश में लागू करो कि बेरियम पे आधारित या अन्य प्रतिबंधित जो रसायन है, जो मैंने अभी लिस्ट बताई, उसके आधार पर अब कोई भी पटाखे नहीं होने चाहिए। बल्कि इन्होंने कहा 2018 में एक दिशा निर्देश जारी किया कि ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी गई है। अब ग्रीन पटाखों के बारे में बात करेंगे तो उनकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें बेरियम नाइट्रेट या खतरनाक रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये पारंपरिक जो पटाखे हैं जो आज हम बजाते हैं ना, जो हम जलाते हैं, उससे कम जो है कि लगभग 30% जो है कि कम वायु प्रदूषण करते हैं। और CSIR और नीरी ने इसके लिए ग्रीन पटाखे भी विकसित किए हैं। CSIR मतलब सेंट्रल काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्चर होते हैं, और नीरी जो कि नागपुर में स्थित है, जिसकी फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये जो है कि नीरी नागपुर, इन दोनों ने मिलकर ग्रीन पटाखों के तौर पे 3 कैटेगरी बनाई। इन्होंने कहा कि एक तो आप स्वास्थ्य वाले पटाखों का यूज कर सकते हो, जिसको कहते हैं सेफ वाटर रिलीजर, अर्थात इन्हीं पटाखों से उत्सर्जित जो जलवाष्प होती ना, वो इनके धूल कणों के प्रभाव को समाप्त कर देती है। जब पटाखे आप जलाओगे तो इसमें जो है कि जलवाष्प होगी, और ये जो धूल कण के प्रभाव को क्या करेगी, जलवाष्प को समाप्त कर देगी। दूसरा स्टार वाला यानी कि सेफ थर्माइट क्रैकर, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर इसमें होते नहीं हैं, और इसलिए ये कि पार्टिकुलेट मैटर भी उत्सर्जित अगर करते हैं तो बहुत कम मात्रा में करते हैं, और ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है। तीसरा है सफल में क्या है कि एल्यूमिनियम का एक बहुत कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, और जबकि मैंने आप सबसे पहले पटाखे की लिस्ट में एल्यूमिनियम ही पढ़ा था, क्योंकि एल्यूमिनियम की बहुत सारी फॉइल्स बनती है जो कि नॉन डिग्रेडेबल होती है। साथ ही साथ इसके संपर्क में आने पे आपकी त्वचा में जलन, सूजन, जैव संचयन जैसी समस्याएं होती हैं, तो इस समस्या का समाधान निकल सकता है। तो इन्होंने सफल वाला कहा कि इसमें हम एल्यूमिनियम का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि एल्यूमिनियम की जगह हम मैग्नीशियम का प्रयोग कर सकते हैं। और मैग्नीशियम आपको पता है कि हमारे बॉडी के लिए हानिकारक नहीं होता है, और इसीलिए जो पेड़ के पत्ते होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया था, उसके केंद्र में मैग्नीशियम भी अवस्थित होता है, जिसकी वजह से भोजन बनाना आसान होता है। अगर मैग्नीशियम की उपस्थिति नहीं होगी ना, तो क्लोरोफिल होते हुए भी आप भोजन नहीं बना पाओगे पेड़ पौधों में, तो इस वजह से मैग्नीशियम हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो ये सारे जो है कि पैटर्न आपको मैंने बताए। अब अगले हम टॉपिक पे चलते हैं, जो रिवाइज्ड क्रॉप रेजिड्यूज मैनेजमेंट गाइडलाइंस, अर्थात फसल अवशेष प्रबंधन हेतु संशोधन दिशा निर्देश दिए गए। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि ये फसल अवशेष क्या होते हैं। देखिए, फसल अवशेष को आम भाषा में पराली कहा जाता है। क्या कहा था दोस्तों, पराली। और आप लोग लगातार न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि पंजाब हरियाणा के किसान पराली जलाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो पराली होता क्या है, सिंपल भाषा में समझिएगा। पराली का मतलब होता है जो खेतों में जो अपशिष्ट बच जाता है, उसी को हम पराली कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब आप धान की कटाई करते हो, तो धान के नीचे जब काटने के बाद इतने तरीके के इस तरीके से घास छूट जाती है, ठीक है, जो ज़मीन के अंदर रहती है। इस तरीके से आप धान देखोगे, काटोगे तो इस तरीके से होता है। ठीक इसी तरीके जब आप गेहूं को भी काटते हो तो गेहूं की फसल रहती है, गन्ने को काटते हो तो गन्ने की फसल में रहती है। मतलब जो भी प्रकार की आप फसल काट रहे हो, तो उसकी जो ठूंठ कहते हैं आम भाषा में, या अवशेष रहता है जो मृदा में छूट जाता है, उसी को जब जला दिया जाता है तो पराली होती है। अच्छा, पराली जलाने से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, प्रदूषित होती हैं? तो आप देखो कि पार्टिकुलेट मैटर भी निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, राख निकलती है, और सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए ही अब फसल अवशेष का प्रबंधन करने के लिए एक नया दिशा निर्देश दिया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने, जो कि फसल अवशेष प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश में संशोधन के नाम से है। और ये मुख्य रूप से आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। अब उत्तर प्रदेश में हालांकि है तो पूरे राज्य में, लेकिन मुख्य प्रभाव इनका NCR रीजन में होगा, जिसमें बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, इन सभी क्षेत्रों में इसका मुख्य रूप से जो है कि इम्प्लीमेंट होगा, हापुड़ वगैरह में, क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं वो बड़ी बड़ी ज़मीनों के जोतकार होते हैं, जिसके बाद वो लोग पराली ऐसी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे धान की पराली, धान की फसल के जो अवशेष मैंने बताए अभी बना के, इनके खेतों से बाहर किसी अन्य स्थान पर प्रबंधन को संभव बनाएंगे। अभी तक क्या होता था, ये धान के जो फसल बच जाती थी, जो अपशिष्ट बच जाते थे गेहूं के, सरसों के, गन्ने के, इनको ही खेतों में ये लोग जला देते थे। जलाते क्यों थे, इसके पीछे ही मैं रीज़न बताऊँगा। और इन फसलों को जला देते थे, जिसके बाद जो है कि पराली का नाम हो जाता था, और ये सारे के सारे पॉल्यूटेंट निकलते थे। लेकिन अब कहा गया कि इनके अवशेषों को खेतों से बाहर अलग जगह पर आपको इसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप क्या कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये एक तरीके से वेस्टेज नहीं है दोस्तों, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वेस्ट टू वेल्थ की तरफ जा सकते हैं। अर्थात कि आप इससे संपदा बना सकते हो।
हो, क्योंकि आपके लिए कचरा दिख रहा है, लेकिन अगर सही मायने में देखा है तो आप इसका जैविक खाद बना सकते हो, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता सही होगी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज या रॉ मटेरियल के तौर पे इसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इस पराली की आपूर्ति श्रृंखला के लिए तकनीकी वाणिज्यिक पायलट योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिसमें जो लाभार्थी होंगे एग्रीगेटर जैसे किसान, ग्रामीण उद्यमी, किसान उत्पादक संगठन, जिसको हम लोग कह सकते हैं एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, या उद्योग जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो इस पराली को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है कि आपको लगेगा कि सर उससे क्या ही बनेगा, लेकिन अगर बड़ी मात्रा में आप देखो तो वो एक रॉ मटेरियल है, उससे बहुत सारे जैविक पदार्थ बनाए जा सकते हैं। फिर आगे अगर हम लोग देखें इसमें कि और सरकार यह भी कह रही है कि अगर इस प्रकार की जो इंडस्ट्री लगाने वाले लोग होंगे, जैसे कि जो उद्यमी जगत हो सकते हैं या किसान संगठन हो सकते हैं किसान उत्पादों के, या फिर स्टार्टअप लगाने वाले लोग, जो इस अपशिष्ट को या पराली का अगर प्रयोग करना चाहते हैं जैविक खाद के रूप में या किसी भी रॉ मटेरियल के रूप में, तो अगर आप उसके लिए जो भी उपकरण वगैरह खरीदोगे तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से आपको 65% तक की रियायत देंगी, वित्तीय सहायता भी देंगी, और साथ ही साथ परियोजना अगर आप कोई लगा रहे हो तो उसका कुल मिला के 25% तक उद्योग जगत उपलब्ध कराएगा, और टोटल केवल 10% ही बस आपको लगाना, चाहे किसान हो, ग्रामीण उद्यमी हो या किसान उत्पादक संगठन। तो बताइए सरकार कितना अधिक आपको बेनिफिट दे रही है। भाई केंद्र और राज्य सरकारों का मिला जुला के योग 65% आपको सब्सिडी के तौर पे मिलेगा, वित्तीय सहायता 25% आपको उद्योग जगत देगा, आप जो भी अगर परियोजना लगा रहे हो, और केवल आपको 10% योगदान देना है। अब ये क्या करेगा, यूपीएससी इन्हीं तीनों तथ्यों को उठा के एक आंकड़े के तौर पर पूछ लेगा कि केंद्र सरकार कितना योगदान दे रही है, राज्य सरकार। हालांकि आपको जो भी परियोजना लगानी होगी उसकी मंजूरी आपको उस राज्य सरकार से लेनी पड़ेगी, और साथ ही साथ जैसे ट्रैक्टर, कटर, ट्रेडर जैसी मशीनों और उपकरणों पर भी वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो कि अधिक पावर वाले होंगे। तो कोई भी परियोजना लगाओगे तो उसकी जो है कि कौन करेगा, उसकी राज्य सरकार जो है कि मंजूरी देगी। पराली जलाने के बारे में अगर हम बात करें तो अवशेषों को जलाना ही पराली कहलाता है। कौन से जो फसल जैसे धान, गेहूं जैसी फसल कटाई के बाद जो बचे हुए अवशेष होते हैं ना, उनको जब जलाया जाता है तो उन्हें पराली कहा जाता है, जिसमें आपको मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन सभी गैसों का उत्सर्जन होता है, साथ ही साथ पर्टिकुलर मैटर का भी, और जिससे पौधों के पोषक तत्वों की हानि होती है और पर्यावरण और मृदा और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो बात आती है कि सर ये लोग पराली जलाते क्यों हैं, किसान क्यों जलाते हैं, तो 2-3 कारण होते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे कि किसान फसल कटाई के लिए श्रम की जरूरत पड़ने वाले उपकरणों जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर का सहारा लेते हैं, और इससे धान की पराली खेत में ही रह जाती है, यानी कि धान की खूंट खेतों में ही रह जाती है। धान की कटाई के मौसम और गेहूं की बुवाई के बीच में 10 दिन का भी कम समय बचता है। अब जैसे आपको पता है कि मई जून में धान की बुवाई होती है और अक्टूबर के आसपास जो है कि उसको काटा जाता है, और अक्टूबर में ही आपको गेहूं की फसल बोनी होती है। अगर वो फसल लेट हो जाएगी तो जो रबी की फसलों के लिए जो हल्की सी बारिश चाहिए होती है ना, जो नवंबर दिसंबर में जो ठंडे मौसम से बारिश होती है, वो अगर बारिश नहीं मिल पाई तो फिर गेहूं की फसल अच्छी नहीं होगी। ऐसे में किसान सोचता है कि अगर मैं पूरी पराली को जो है कि निकालने बैठूंगा तो 10 दिन छोड़ो, मुझे 25-30 दिन लग जाएंगे, और ऐसे में मेरी गेहूं की फसल लेट हो जाएगी। इसलिए वो क्या करते हैं, 10 दिन से कम समय बचने पर इस तरीके का जो है कि प्रोसेस अपनाते हैं, और वो क्या करते हैं, सारी की सारी पराली जला देते हैं। या फिर ये भी कह सकते हो कि पुरानी और पारंपरिक पद्धतियां हैं, और कीट और रोग प्रबंधन में इससे मदद मिलता है। जैसे जो भी पौधों वगैरह में अगर कोई कीट वगैरह लगे हुए हैं तो जला देने से वो सामान्यतः मर जाते हैं। लेकिन ये एक फ़ायदे के लिए आप इतने बड़े 3 नुकसान मत करिए, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। वहीं अगर आप देखोगे फसल अवशेष को अगर आप बाह्य स्थान यानी ex-situ खेत से बाहर प्रबंधन करने के लिए आपके पास अलग अलग विकल्प है, जैसा कि जो संशोधन करके प्रावधान दिया गया है कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा कि अब फसल अवशेषों को आपको खेतों से बाहर निकाल के दूसरी जगह मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें आप ईंधन के बदले बायोमास बना सकते हो, ईंधन के बदले बायोमास, या फिर कंप्रेस्ड बायोगैस या बायो CNG का उत्पादन कर सकते हो, या फिर अल्कोहल का उत्पादन कर सकते हो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल्कोहल भी इस रॉ मटेरियल से बन सकता है। या हम जो एथेनॉल के टारगेट को लेकर चल रहे हैं ना कि हमें 20% तक पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना है, तो एथेनॉल के लिए भी हम रॉ मटेरियल का प्रयोग कर सकते हैं, बायोडीजल बना सकते हैं, बायोगैस बना सकते हैं। तो ये एक अच्छी उपलब्धि हो सकती है, और आप इस माध्यम से अपने फसल अवशेषों को यूज भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये डाउट, टॉपिक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम क्लाउड सीडिंग की बात करेंगे, या इसे आर्टिफिशियल रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम वर्षा भी कहते हैं इसको। अब यहाँ पर अगर क्लाउड सीडिंग की मैं बात करूँ तो क्लाउड सीडिंग किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल रेन को जब हम कृत्रिम वर्षा कराते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है, जब सामान्यतः क्या होता है कि पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा वायु में हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा वायु जो है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत गिर जाता है, बहुत घटिया हो जाती है, तो ऐसे में जो हवा में उड़ रहे धूल डस्ट होते हैं उनको ज़मीन पर गिराने के लिए, ज़मीन पर बैठाने के लिए हम कभी कभी क्या करते हैं, क्लाउड सीडिंग करते हैं। इसमें अगर आप देखोगे कि दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक के उपयोग करने के लिए कुछ शोधकर्ताओं ने जो है कि विचार करने को कहा है कि आप इसका सहारा ले सकते हैं। क्लाउड सीडिंग के बारे में समझते हैं। तो क्लाउड सीडिंग क्या होता है कि मौसम में कुछ अपेक्षित बदलाव करके
एक तकनीक होती है, मतलब कि कृत्रिम रूप से आप मौसम में कुछ अपेक्षित बदलाव कर सकते हैं और जिसके माध्यम से क्या कर सकते हो, आप बारिश करा सकते हो। सीडिंग हवा एजेंट जो होते हैं, जो क्लाउड सीडिंग करने के लिए जो एजेंट होते हैं, वो हवा में स्प्रे करके बादलों को कृत्रिम रूप से संतृप्त करना। संतृप्त का मतलब वहाँ की जो वायु है उसको ठंडा करो और परिणामस्वरूप वर्षा होगी। और इसमें कौन कौन से एजेंट प्रयोग किए जाते हैं, यूपीपीसीएस का या यूपीएससी का भी तो नहीं, आरओ या यूपीपीसीएस अदर स्टेट में जो प्रश्न में पूछा जाता है कि कृत्रिम वर्षा के लिए कौन से एजेंट का प्रयोग होता है, तो सबसे फेमस है ऑप्शन सिल्वर आयोडाइड। लेकिन केवल यही नहीं है, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, शुष्क बर्फ जिसको हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप होता है, ऐसे घटकों का स्प्रे के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इसके प्रोसेस को अगर हम समझते हैं कि कैसे प्रोसेस करता है, तो देखिए सबसे पहले आपका ये बादल दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस बादल में जो है कि नमी लानी है ताकि इस बादल को ठंडा किया जा सके। तो यहाँ पे हम अपने एरोप्लेन से क्या करेंगे, थोड़े थोड़े डस्ट पार्टिकल डाल देंगे, जिसमें सिल्वर आयोडाइड हो सकता है, पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड या ड्राई आइस कह सकते हैं, या फिर नीचे से रखे किसी घटक के माध्यम से हम इसको वायुमंडल में पहुँचा दें। अर्थात हवाई जहाज या धरातल से किसी भी उपकरण के माध्यम से सिल्वर आयोडाइड को हमने वायुमंडल में छोड़ दिया। सेकंड क्या होगा, जब ये वायु आयोडाइड जो है कि यहाँ पहुँचेगा तो सिल्वर आयोडाइड के कण लक्षित बादलों तक हम पहुँचा देते हैं। थर्ड नंबर पे सिल्वर आयोडाइड के जो कण होते हैं वो हिम क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। हिम क्रिस्टल मतलब बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों का निर्माण करते हैं, और ये बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इतने भारी होते हैं कि ये मुक्त वायुमंडल में नहीं रह पाते हैं, यहाँ पर ये नहीं रह पाते हैं। फाइनली हिम क्रिस्टल भारी होने के कारण हवा में टिके नहीं रह पाते और धरती की ओर आने लगते हैं, और गिरते समय ये हिम क्या होते हैं, वायुमंडल की गर्माहट से पिघलने लगते हैं और जिससे ये वर्षा का रूप ले लेते हैं, और इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, एक तरीके से आर्टिफिशियल रेन। अब यहाँ पर इसके लिए क्या क्या दशाएं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप खुले मौसम में जो है कि एकदम भरी गर्मी का मौसम है, कोई वहाँ पे बादल है नहीं और आप ले जाके बारिश करा लो, ऐसा नहीं हो पाएगा। बारिश कराने के लिए भी आयोडाइड का प्रयोग करने के लिए भी कुछ बेसिक दशाएं चाहिए, जैसे बादलों में पर्याप्त सघनता होनी चाहिए, यानी कि बादल बहुत सघन होने चाहिए, और लगभग बादलों का तापमान -10 से -12 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब आपको लगेगा कि सर हमारे स्थल खंड पे टेम्परेचर तो 35 डिग्री 40 डिग्री पॉजिटिव होता है, माइनस में तो हमें ध्रुवों पे मिलता है, 90 डिग्री पे मिलता है, ग्लेशियर पे मिलता है। तो मेरे भाई जब भी वायुमंडल में आप जाओगे, स्थल खंड से ऊपर की ओर जाओगे, तो धीरे धीरे वायु का टेम्परेचर कम होता है, और वहाँ क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में जो बादल होते हैं, खासकर क्षोभ मंडल में लगभग 10 से 12 किलोमीटर की हाइट पे वो बादल बहुत ठंडे हो चुके होते हैं और उनका तापमान माइनस तक में होता है, इसीलिए वो सारे एक जगह इकट्ठे होकर रुके रहते हैं, ऐसा लगता है बर्फ़ के रूप में। तो माइनस का टेम्परेचर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर जिस स्थान पे कृत्रिम वर्षा करानी है उसके ऊपर कम से कम 50% क्षेत्र पे बादल हो। अब जैसे अगर मुझे दिल्ली में करानी है वर्षा, तो दिल्ली के ऊपर आसमान में 50% क्षेत्रफल में कम से कम बादल होने चाहिए, और सापेक्षिक आर्द्रता 75% से कम होने पर क्लाउड सीडिंग प्रभावी नहीं होगी। अब यहाँ पर दो ह्यूमिडिटी आती है, एक होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको हम लोग कहते हैं अपेक्षिक आर्द्रता, अर्थात ये क्या करती है कि वर्षा या कोहरा करने के लिए जो आदर्श स्थिति होती है उसका निर्माण करती है। लेकिन अगर मैं कहूँ सापेक्षिक आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मात्रा बताती है कि मैं कितनी बारिश होगी कितनी नहीं, मतलब 200 ml होगी, 200 ml से ज़्यादा होगी, 2 लीटर 3 लीटर कितने सेंटीमीटर होगी। ये वर्षा कराने के लिए आदर्श दशा नहीं होती, बल्कि ये मात्रा बताती है कि हम कितना कोहरा पड़ेंगे या कितनी बारिश होंगी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का मतलब 75% से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ तापमान इतना कम हो कि शीतल जो है कि तरल मौजूद भी वहाँ पर होना चाहिए। अब क्लाउड सीडिंग के जो पैटर्न हो सकते हैं वो 3 हो सकते हैं, जैसे हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग हो गया, डायनामिक क्लाउड सीडिंग हो गया, स्टैटिक क्लाउड सीडिंग हो गया। अब ये 3 मेथड है जो आपको याद रखनी है। यहाँ तक समझ में आ गई ये पूरे पैटर्न में, और ये दिल्ली के लिए जो है कि इस तरीके का विचार किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। ये एक तरीके से पुरस्कार है और इस तरीके से एक मिशन है जिसके माध्यम से आप देखोगे कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। इसमें जो ये पहल है वो है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है जो कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत शुरू की गई है। इसकी शुरुआत मैंने आपसे पूछा भी था कि 2018 या 2019, तो मैं आपको बता दूँ, तो मैंने पूछा था ना कि 2018 या 2019, तो 2019 में ये चालू हुआ है, ठीक है, 2019 में इसको शुरू किया गया है। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत क्या हुआ कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार भी देने की घोषणा की गई, जिससे राज्य, शहर, स्थानीय निकाय थोड़ा इससे मोटिवेट हो कि अपने आप को पुरस्कार की श्रेणी में लाने के लिए काफ़ी हद तक जो है कि वायु को स्वच्छ करने का काम करेंगे। और इसे शहरी स्तर, क्षेत्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में इसको शुरू किया गया था। अब यहाँ पे उद्देश्य क्या है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का? पहली चीज़ कि जागरूकता पैदा करना लोगों के बीच में, वायु प्रदूषण के जोखिम को कम करना, वायु की गुणवत्ता की स्थिति की तुलना करना, और
एनसीएपी के तहत जो तय किया गया कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत कि सभी के लिए हम स्वच्छ वायु को प्राप्त कर सके, इस लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकेगा। ये इसके उदाहरण है, जिसके अंतर्गत 131 शहरों में प्राण नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, स्वमूल्यांकन कर पाएंगे कि हम कहाँ तक जो है कि इसकी प्रगति कर पा रहे हैं, कहाँ तक हम वायु को सुरक्षित कर पा रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति जांचने के लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है और रिपोर्ट्स और दस्तावेजों की संबंधित जो जांच होगी वो वायु गुणवत्ता निगरानी समिति द्वारा जांच की जाएगी और जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्रालय का प्रधान सचिव करेगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ मुख्य बिंदु, जैसा कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में इंदौर को फिर से इस बार पहला प्राइज़ मिल गया है। क्या है? पहला प्राइज़ फिर से इस बार इंदौर को मिला है। द्वितीय श्रेणी की बात करेंगे, द्वितीय श्रेणी में आप देखोगे यहाँ पे भी पहला प्राइज़ है, लेकिन इस बार 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या में अमरावती को मिला है। अमरावती कौन सा? आंध्र प्रदेश का या महाराष्ट्र का या फिर हैदराबाद का? आपको कन्फ्यूजन होगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी भी अमरावती है, लेकिन यहाँ जो अमरावती की मैं बात कर रहा हूँ वो महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में भी एक छोटा सा शहर है अमरावती, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा, जो 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर हैं उनमें किसे प्रथम स्थान मिला? ये हिमाचल प्रदेश में परवाणु है। परमाणु मत समझ लेना, न्यूक्लियर नहीं है, परवाणु नाम की एक जगह है। तो यहाँ पे इन 3 कैटेगरी को याद रखो, 10 लाख से ऊपर इंदौर, 3 से 10 के बीच में अमरावती और 3 से कम में परवाणु। तो इन तीनों को ये प्राइज़ मिले हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे अब वाटर पॉल्यूशन की तरफ। अभी तक हम एयर पॉल्यूशन के अंतर्गत बात कर रहे थे कि कौन कौन से एयर पॉल्यूशन हो रहे हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन के अंतर्गत। तो वाटर पॉल्यूशन के अंतर्गत हम बात करेंगे सबसे पहले ग्राउंड वाटर इन इंडिया, अर्थात कि भारत में जो भूजल होता है ना, ग्राउंड वाटर का मतलब क्या समझते हो? जो ज़मीन के नीचे जो पानी है दोस्तों, उसकी बात की जा रही है। ज़मीन के ऊपर पानी तो आपको झीलों में देखने को मिलेगा, तालाब में देखने को मिलेगा, नदियों में देखने को मिलेगा, नहरों में देखने को मिलेगा, समुद्रों में, महासागरों में देखने को मिल सकता है। इवन कि जो हिमालय में जो ग्लेशियर जमे हुए, बर्फ़ जमे हुए, उसमें भी हमें वाटर देखने को मिलेगा, लेकिन ये स्थल खंड के ऊपर है। लेकिन जो ज़मीन के नीचे होता है उसके प्रमाण क्या है? जैसे आप कुएं की खुदाई करते हो तो कुएं की खुदाई करने के बाद नीचे से जो पानी निकलता है वो ग्राउंड वाटर होता है। आप सभी के घरों में, मैक्सिमम घरों में, मान के चलो 90% घरों में आजकल जो है कि समरसेबल लग चुके हैं, वाटर लग चुके हैं, अर्थात जिसे हम लोग कहते हैं एक तरीके से समरसेबल लगना, कि बटन ऑन किया और नीचे से पानी आ रहा होता है ग्राउंड वाटर से 70 फीट, 150 फीट, 200 फीट की गहराई में, बोरिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, या कई जगह जो है कि हैंडपंप लगे होते हैं, नल लगे होते हैं, वो भी कम से कम 20-25 फीट, 30 फीट तक जाते हैं। तो जो ज़मीन से पानी आ रहा होता है ना, हम उसी पानी को प्रयोग करते हैं। तो सामान्य भाषा में अगर मैं पूछूं कि सबसे अधिक किस पानी का प्रयोग होता है पीने के लिए, तो आप कहोगे ग्राउंड वाटर का। हर आदमी नदियों से पानी नहीं पीता, जो नदियों के आसपास लोग रहने वाले हैं। हालांकि अब तो नदियाँ भी जो है कि दोस्तों इतनी सुरक्षित नहीं है कि उनके पानी का प्रयोग किया जा सके पीने के लिए। पहले आप देखो गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी के पानी का प्रयोग होता था पीने के लिए। आज इनका प्रयोग नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत पॉल्यूटेड हो चुकी है, लोग जो है कि अब उसमें जाते नहीं है पीने के लिए। इसलिए हम लोग ग्राउंड वाटर पे ज़्यादा डिपेंड है। और अगर ये ग्राउंड वाटर का लेवल लगातार घटता गया, यानी अभी आप बोरिंग करते हो, लगभग 50 फीट गहराई में जाते हो मिट्टी के अंदर, तो आपको पानी स्वच्छ मिल जाता है। लेकिन धीरे धीरे ग्राउंड वाटर जो खत्म होता जा रहा है, पॉल्यूटेंट होता जा रहा है, इसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ रही है। तो अब हम और स्वच्छ वायु के लिए, स्वच्छ पानी के लिए क्या कर रहे हैं? 200 फीट, 250 फीट, 300 फीट तक गहराई में बोरिंग करा रहे हैं। मैं अपनी अगर बताऊँ ना, तो मेरे यहाँ भी लगभग 285 फीट गहरी जो है कि बोरिंग की गई। 285 फीट, सोचिए कितनी है दोस्तों, करीब करीब 10 से 15 पाइप पड़ी हुई हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मेरे आसपास का जो ग्राउंड वाटर है, मुझे ऐसा लगा कि अच्छा नहीं है, तो मैंने ज़्यादा गहराई तक ले आके पानी की बोरिंग करवाई। सोचो कल को 10 साल बाद ये 285 के बाद और भी नीचे जा सकती है। तो एक बहुत बड़ा ये क्राइसिस उत्पन्न होने वाला है हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर का। तो अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आपके दिमाग में ग्राउंड वाटर की एक इमेज मैंने क्लियर कर दी कि क्या होता है और कैसे हो रही है। अब इस पर हम बात करेंगे। तो वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 2023 में सक्रिय भूजल संसाधन आकलन एक रिपोर्ट जारी की है कि जो हमारे यहाँ सक्रिय भूजल संसाधन है उसके ऊपर एक रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है? कि केंद्रीय भूजल बोर्ड ने और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने संयुक्त रूप से इसको जारी किया है। हालांकि 1980 के बाद ये पहली बार था कि इसको संयुक्त रूप से जारी किया, जबकि इसका मूल्यांकन प्रतिवर्ष 2022 से किया जा रहा है, ग्राउंड वाटर का मूल्यांकन। अब यहाँ पर हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स आई है उसके अंतर्गत क्या डेटा आया। पहला, देश में कुल वार्षिक भूजल कितना है, मतलब वार्षिक भूजल पुनर्भरण। अब पुनर्भरण का मतलब क्या है? जैसे आपने जो है कि पानी को खींचा, पानी पिया, यूज किया, उसके बाद क्या किया? आपने वॉशरूम की, वो भी जो है कि आपने कहीं ना कहीं वॉशरूम करने के बाद वो कंपोस्ट हो गया और वो वाटर फिर दोबारा आपकी मिट्टी के नीचे चला गया सेफ्टी टैंक वगैरह के माध्यम से। चलो एक पैटर्न तो ये हो गया। दूसरा पैटर्न अगर हम बताएं कि आप जितना भी पानी यूज कर रहे हो, बारिश का पानी आता है कि नहीं आता, वो बारिश का पानी कहीं ना कहीं मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर जाता है। तो ये वार्षिक स्तर पर कितना आप पुनर्भरण कर रहे हो। देखा जाए तो बारिश पर निर्भरता बहुत कम है, क्योंकि बारिश हमारे भारत में लगभग 1.5 से 2 महीने होती है और बहुत
ज़्यादा बारिश भी नहीं होती, किसी क्षेत्र में बहुत होती है तो किसी क्षेत्र में होती नहीं है, तो उसका जो पुनर्भरण है वो बहुत कम होता है। तो सबसे ज़्यादा योगदान आपको सिविल सोसाइटी को करना होगा। तो अब इसमें हम पुनर्भरण में देखें कि देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 2022 में लगभग 437.6 बिलियन घन मीटर था, जो अब बढ़ के 449.08 बिलियन घन मीटर हो गया। इसके पीछे का रीज़न क्या है, अगर आप इसमें देखोगे, स्पेशली पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, ऐसे राज्यों में मुख्य रूप से वृद्धि देखी गई है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। कई बार जो है कि सरकारों के द्वारा, सिविल सोसाइटियों के द्वारा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो NGO होते हैं, उनके माध्यम से बहुत सारे बार बार प्रचार किए जाते हैं कि बारिश के पानी का कंजम्पशन करो, बारिश के पानी को स्टोर करो, चाहे आप गड्ढा बना के स्टोर करो, चाहे आप बड़े से नहर बना के स्टोर करो, तालाब बना के स्टोर करो, लेकिन स्टोर करो, क्योंकि वो आपके ग्राउंड वाटर को पुनर्भरण करेगी। ऐसे ही आप अगर रामसर साइट को देखो, जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, असल में वो दलदली क्षेत्र होते हैं, क्योंकि उनके नीचे आपका क्या होता है, ग्राउंड वाटर होता है, जो पानी होता है। क्योंकि आर्द्र भूमि कहाँ देखने को मिलेगी, स्थलखंड और वाटर बॉडी के बीच में आपको देखने को मिलती है, जिसको हम लोग कहते हैं संक्रमण जोन, इकोटोन जोन कहते हैं। तो इसके नीचे भी ग्राउंड वाटर की भरपाई हो रही है, तो इस माध्यम से आप वाटर, जो ग्राउंड वाटर है, उसकी मात्रा में वृद्धि देख रहे हो। तो ये पॉजिटिव है, लेकिन उतना भी नहीं है। सोचो 437 से 449, केवल और केवल 12 पॉइंट बस वृद्धि हुई। हमें कम से कम 20 से 25 तक इसको लेके जाना चाहिए। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसी भी इकाइयाँ जो अति दोहित इकाइयाँ, जिसको हम कहते हैं कि वार्षिक पुनः पूर्ति योग्य जो भूजल है, उससे अधिक तो उनको निष्कासन कर लिया। मैं कहूँ कि अगर आपने एक साल में कुएं में लगभग 200 लीटर पानी डाला, एक कुएं में 200 लीटर पानी डाला, ताकि वो पुनर्भरण कर सके, वो ग्राउंड वाटर में जाएगा और स्टोर हो जाएगा। लेकिन आपने 200 लीटर से ज़्यादा तो 300 लीटर पानी निकाल दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, अति दोहन हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब पुनर्भरण की योग्यता कम होती जा रही है। अब ऐसे में कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे इनका अति दोहन हो रहा है, तो आप देखोगे पश्चिमोत्तर भारत, जहाँ पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी के कुछ भाग हैं जहाँ पे अविवेक तरीके से इसका निष्कासन हो रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये लोग जो है कि अपनी जो सिंचाई करते हैं, खेती करते हैं, तो यहाँ पे नहरों का जो बहुत बड़ा जो है कि जाल बिछा हुआ है। बहुत सारी यहाँ पे नहरें देखने को मिलेंगी, और नहरों से जो पानी आता है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर को भी खींचता है। झीलों से, नहरों से जो पानी आ रहा है, तो ग्राउंड वाटर का भी यहाँ पे अति मात्रा में दोहन हो रहा है। हर घर में एक एक पंपिंग सेट है। मैं जहाँ पे पोस्टेड हूँ, उस गाँव में मैं देखता हूँ, उस ज़िले में मैं ये देखता हूँ कि इतना पंपिंग सेट है दोस्तों, नॉर्थ मतलब कि वेस्ट यूपी में, कि हर घरों में सोचो हर जगह ग्राउंड वाटर है। जैसे मान लो एक परिवार में एक पंपिंग सेट लगा, वो अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए ग्राउंड वाटर लगा रहा है। अब उसने क्या किया, 100 मीटर दूर दूसरे का खेत है, उसने भी ग्राउंड वाटर के लिए पंपिंग सेट लगा दिया। इसका बेहतर उपाय ये था कि आप एक ही पंपिंग सेट का प्रयोग कर लो, 10-12 लोगों की खेतों की भरपाई भी कर दो, और बाकी जगह का जो है कि ग्राउंड वाटर सेफ रहेगा। लेकिन आप निष्कासन ज़्यादा कर रहे हो, ये होता है अति दोहन। पश्चिमी भाग में आप देखोगे राजस्थान और गुजरात में, हालांकि राजस्थान और गुजरात का जो पश्चिमी भाग है, जो कच्छ वाला एरिया है, हालांकि यहाँ पे पानी की कमी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पे अत्यधिक दोहन हो रहा है, जबकि पहले से यहाँ पे भूजल कम है। दक्षिणी भाग में देखोगे तो कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भी कुछ भागों का अति दोहन हो रहा है। तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। समझ में आ गई बात यहाँ पे। अब इसके बाद आगे चलते हैं इसको। क्रिटिकल इकाइयाँ भी कुछ होती हैं जो क्या कहती हैं, ये अब कैटेगरी नीचे जा रही है, ठीक है। क्रिटिकल इकाइयों में कि ऐसी इकाइयाँ जहाँ पे भूजल निष्कासन 90 से 100% के बीच हो रहा है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये देश के कुल पुनर्भरण योग्य क्षेत्र का केवल 3% हिस्सा है। ऐसी सेमी क्रिटिकल है जहाँ पे 70 से 90% है, तो ये कुल पुनर्भरण योग का 12% हिस्सा है। और सुरक्षित इकाइयाँ जहाँ पे 70% से कम जल का निष्कासन हो रहा है, यहाँ पर कुल पुनर्भरण योग्य का क्षेत्र लगभग 66% हिस्सा आ रहा है। तो कहने का मतलब हो गया, आपने समझ लिया कि किस प्रकार से पुनर्भरण हो रहा है और किस प्रकार से निष्कासन हो रहा है वार्षिक स्तर पे। भारत की अगर हम रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि भारत क्या है, विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है। भाई जाहिर सी बात है, जिस देश में जनसंख्या ज़्यादा होगी और वहाँ के लोग अगर जागरूक कम हैं, वहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं और पानी का मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो उसकी उपयोगकर्ता तो ज़्यादा होगी। हर घर में हर व्यक्ति को एक एक गिलास पानी भी अगर पीना है तो बहुत 140 करोड़ गिलास हो गया कि नहीं। और अगर एक गिलास लगभग 300 ml का है तो सोचो कितना पानी हो गया। और इतना पानी आप कहीं नहरों से नहीं पी रहे हो, गटर से नहीं पी रहे हो, गंदे नाले से नहीं पी रहे हो, बल्कि अपने घरों में जो बोरिंग कर रखी है, अपने घरों में जो आपने समरसेबल लगा रखा है, अपने घरों में जो हैंडपंप लगा रखा है, उनसे ज़मीन से पानी निकाल रहे हो। तो ये हो गया भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता। और दूसरे नंबर पर आप देखोगे संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, हालांकि दूसरे नंबर पर नहीं है, बल्कि यूएसए और चीन का संयुक्त रूप से आप देखोगे ना, उससे भी अधिक भारत भूजल का कंजम्पशन कर रहा है। और जबकि आपको पता है कि चाइना में जनसंख्या हमसे ज़्यादा है, लेकिन कम से कम चाइना में लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, चाइना में लोगों को वाटर क्राइसिस का मतलब पता है, इसलिए वो स्टोर करते हैं।
ईमानदारी से बताना, आपके घरों के आसपास बारिश होती है, आपके घर पे ही बारिश होती है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वाटर कंजम्पशन को ध्यान में रखते हुए जो रेन वाटर होता है, यानी कि वर्षा के बारिश को स्टोर करते हैं। मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं खुद नहीं करता हूँ, तो ये मेरी भी जिम्मेदारी कि मैं खुद लापरवाही हूँ। तो जब मैं भी लापरवाह हूँ और आप में से ही बहुत सारे लोग लापरवाह होंगे, तो जब हम पानी का कंजम्पशन कर ही नहीं रहे, पुनर्भरण कर ही नहीं रहे, बारिश का पानी आता है स्थल खंड पे बहते हुए चला जाता है, गंदे नालों में, सीवेज में चला जाता है। अगर मैं उसे स्टोर करने के लिए एक ढाल वाले क्षेत्र में गड्ढा बना दूँ, खूब बड़ा सा 10 बाई 10 का गड्ढा बना दूँ, तो पानी स्टोर होगा कि नहीं होगा, पुनर्भरण की मात्रा अच्छी होगी कि नहीं होगी। लेकिन हमारे अंदर जागरूकता की कमी है, ये चीज़ आप समझिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। दूसरा आप देखोगे कि ऐसा बताया गया है कि CGWB सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो ब्यूरो है, उसने बताया कि 60% से अधिक कुओं की जल स्तर में पिछले 1 दशक में लगातार गिरावट आ रही है। पहले कुएं में जो है कि पानी आराम से आपको मिल जाता था, तब आपको मान लो 10 फीट की रस्सी का प्रयोग करना पड़ता था, लेकिन अब जो है कि कितनी फीट की रस्सी प्रयोग करनी पड़ी, अब लगभग आपको और भी 15 फीट की रस्सी का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि और गहराई में जो है कि जा रही है, कितने और गहराई में जा रही है। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे ऐसा अनुमान है कि संपूर्ण उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में 2025 तक भूजल उपलब्धता गंभीर रूप से कम हो जाएगी। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र मतलब पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, ये सब क्षेत्रों में गंभीर खतरा हो जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की, तो इसका मुख्यालय फरीदाबाद, हरियाणा में है। इसकी स्थापना 1970 में एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन के नाम बदलकर की गई थी। 72 में इसका विलय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की भूजल शाखा के साथ कर दिया गया, और इसके मंत्रालय की बात करेंगे तो जल शक्ति मंत्रालय है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भूजल स्तर के कम होने के क्या क्या प्रभाव होंगे। अगर भूजल स्तर कम हो रहा है तो पहली चीज़, सतही जल की आपूर्ति में कमी आएगी। दूसरी, सिकुड़ते जल भृत यानी कि भूमि धसाव हो सकता है। तीसरा, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका पर भी प्रभाव पड़ेगा। चौथा, अत्यधिक जल निकासी से जल की गुणवत्ता संबंधी प्रॉब्लम्स आएंगी। पांचवा, जलापूर्ति की लागत बढ़ जाएगी जल की आपूर्ति करने से, क्योंकि अत्यधिक नीचे से पानी निकालने में ऊर्जा की खपत भी ज़्यादा लगेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे आपके घर में अगर 200-250 फीट की गहराई में बोरिंग हुई है, तो आपकी मोटर पे जो लोड होगा ना, समरसेबल पे, उस पर जो लोड होगा वो ज़्यादा लोड होगा, इसलिए हम 2 किलोवाट के जो है कि कनेक्शन से उसको यूज करते हैं। अगर वही गहराई मान लो 10 मीटर होती, 15 मीटर होती, 20 मीटर होती, तो शायद इस पर जो है कि हम 1 किलोवाट पे भी चला सकते थे। अर्थात हमने इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की भी खपत की है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे वाटर समझ में आ गया होगा। और साथ में वाटर ट्रेडिंग है, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था। तो एक तो ये चीज़ आपको कुछ मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगी, आपको पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप उनको ही पहले ढंग से कवर कर लो। अब चलते हम जल से संबंधित कुछ अन्य सुर्खियां भी चल रही थी। जैसे सुर्खियों में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार, नेशनल वाटर अवार्ड्स क्या थे, भारत के उपराष्ट्रपति महोदय ने 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 प्रदान किए हैं। सर्वश्रेष्ठ जो राज्य था वो MP था, सर्वश्रेष्ठ जिला गंजाम ओडिशा का, जिसने राष्ट्रीय जल पुरस्कार को प्राप्त किया। और इन्हें जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा भारत सरकार ने 2018 में शुरू किया। हालांकि जब 2018 में शुरू किया तो 2019 और 2020 के 2 पुरस्कार दिए गए, दूसरे और तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, और 2018 में पहला। तो चौथा कैसे हो गया, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में ये पुरस्कार नहीं दिया गया था, इसलिए 18 में पहला, 19 में दूसरा, 20 में तीसरा और 22 में चौथा दिया गया। 21 में कोविड की वजह से नहीं दिया गया। दूसरा है एक टॉपिक आपका वाटर क्वालिटी इंडेक्स की बात करेंगे, जल गुणवत्ता मानक। यमुना के पुनरुद्धार के लिए जो उच्च गठित समिति थी, उच्च स्तरीय कमेटी, इसने कहा है कि यमुना के वाटर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है उसमें सुधार हो रहा है, यानी कि अब यमुना में कुछ पानी स्वच्छ हो रहा है। ये अच्छी बात है हमारे लिए। और इसके लिए मानक क्या होते हैं, एक BOD होता है और एक COD होता है। अब जिन्होंने BOD और COD को नहीं जाना है, हालांकि अब तो समय नहीं है कि मैं उन्हें बता पाऊँ, लेकिन जैसे ही मैं मेंस की क्लास शुरू करूँगा, UPSC प्रीलिम्स 16 जून को कंप्लीट होने के बाद, जो मेरे वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेज जिन लोगों ने देखी होंगी या फिर इंडियन इकोनॉमी की, उन्हें काफ़ी पसंद आई थी, और वैसे ही वो हैंड रिटन नोट्स में मैं एनवायरनमेंट की भी कराऊंगा, तो वहाँ पर उसके बारे में बताऊंगा। बस यहाँ पर इतना बताता हूँ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका मतलब है कि अगर पानी में ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होंगे और उनको पचाने के लिए जो हमें ऑक्सीजन चाहिए होती जीवाणुओं को, वो अगर कम पड़ने लगी, तो इसका मतलब है कि यमुना या कोई भी नदी या कोई भी वाटर बॉडीज प्रदूषित हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर समझो, मान लेते हैं कि यमुना का एक पानी है, ठीक है, इसमें जो है कि 100 यूनिट क्या है, 100 यूनिट जो है कि कार्बनिक पदार्थ हैं, या अकार्बनिक पदार्थ भी करो, लेकिन सामान्यतः कार्बनिक पदार्थ हैं। अब उसमें क्या क्या हो सकता है,
पेड़ पौधे हो सकते हैं, सड़े गले लाश हो सकती हैं, पत्तियाँ हो सकती हैं, पानी में पन्नी के चिप्स हो सकते हैं, जो मतलब चिप्स वगैरह खाते हैं तो उनके रैपर्स होते हैं। पता चला हम किसी नदी के किनारे बैठे, समुद्र के किनारे बैठे, हमने चिप्स वगैरह खाया, वहीं फेंक दिया, कोल्ड ड्रिंक पी, पानी की बोतल वहीं फेंक दी। तो ऐसे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी मान लो 100 यूनिट जो है कि कचरा है, कार्बनिक पदार्थ है, इसको पचाने के लिए, इसको अपघटन करने के लिए जो जीवाणु होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और अगर ये केवल 70 यूनिट ही मिल रही है तो 30 यूनिट का अभी भी कंजप्शन नहीं हुआ, और ये 30 यूनिट अगर बढ़ती चली गई और ये अगर बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि ये नदी ज़्यादा प्रदूषित है, क्योंकि वो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बता रही है। अगर मान लेते हैं कि इसी यमुना में मान लेते हैं कि 60 यूनिट जो है कि केवल कार्बनिक पदार्थ होता और जो ऑक्सीजन है वो केवल 80 यूनिट है, तो इसका मतलब है कि अभी भी 20 यूनिट हमारे पास ऑक्सीजन बची हुई है, इसका मतलब प्रदूषण कम हो रहा है। तो ये वही लोग कह रहे हैं कि बीओडी की डिमांड जो है कि अच्छी चल रही है, अर्थात जल में मौजूद जैविक पदार्थों के विघटन के लिए जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और ये वायवीय जीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है, जिनको वायु के उपस्थिति में इनका विघटन करना होता है। तो ये भी सही है। और अगर बीओडी कम घुलित ऑक्सीजन और उच्च प्रदूषण को दर्शाता है, अगर इसकी मात्रा कम है बीओडी की तो कहीं ना कहीं बताता है कि प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। और इसी तरीके से सीओडी का भी मान अगर अधिक होता है तो प्रदूषण का संकेत देता है। अब इसके बाद देख लेते हैं CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन, ये क्या है। इसने 2023 में भारत के दक्षिणी राज्यों के जलाशयों के जलस्तर कम होने के बारे में बात की है, और वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में ये कार्य कर रहा है। ठीक है, इसे जल संसाधनों के मामले में राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और ये जल संसाधनों के लिए नियंत्रण, संरक्षण, उपयोग के लिए योजना बनाएगा और कार्यान्वयन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लड वॉच ऐप भी एक प्रस्तुत कर दिया गया, जिसमें रियल टाइम में अपडेट मिलेगा जनता को कि किसी शहर में या किसी क्षेत्र में कहाँ पे कैसी कैसी बाढ़ है। और ये जल दिवाली अभियान, ये मुझे कुछ खास नहीं लगा तो मैंने इसको स्किप कर दिया। अब हम चलते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन पे। अभी हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन पढ़ लिया, वाटर पॉल्यूशन पढ़ लिया, और अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। आइए प्लास्टिक पॉल्यूशन पे भी चर्चा करेंगे। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक क्या होगा दोस्तों, हमारा होगा प्लास्टिक पॉल्यूशन में प्लास्टिक ओवरशूट डे। ओवरशूट किसे कहते हैं, अगर देखा जाए ना तो दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि पृथ्वी पर 28 जुलाई 2023 को ये प्लास्टिक ओवरशूट डे हुआ। ओवरशूट डे का मतलब सिंपल भाषा में मैं कहूँ कि जितना भी कोई एक देश, समझना, अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में 6 जनवरी 2023 को ही हो गया था, यानी कि जुलाई से भी पहले हो गया था। मान लेते हैं कि अगर इंडिया की तरफ से कहा जाए कि इंडिया एक दिन में जो है कि 100 किलोग्राम प्लास्टिक पॉल्यूशन का क्या करता है, अपशिष्टों का क्या करता है, एक तरीके से इसको रिसाइकल करता है, या कि इसको अपशिष्ट का प्रबंधन करता है। लेकिन उसी दिन लगभग 115 किलोग्राम प्लास्टिक का पॉल्यूशन और भी बढ़ गया। इसी को कहते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन का ओवरशूट डे। इसका मतलब हो गया कि आप जितना रिसाइकल कर पा रहे हो, जितना उसका मैनेजमेंट कर पा रहे हो, अपशिष्ट का प्रबंधन कर रहे हो, उससे ज़्यादा जो है कि उस पर्टिकुलर दिन में जो है कि क्या हो गया, उत्पादन हो गया और कचरे के रूप में। इसी को कहा था प्लास्टिक ओवरशूट डे। अब यहाँ पे डिटेल से समझते हैं कि 2023 प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट स्विट्जरलैंड में स्थित एक रिसर्च कंसल्टेंसी अर्थ एक्शन EA द्वारा जारी की गई। इसका मतलब है कि उस दिन को यह व्यक्त करता है जब उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा उसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए मौजूद अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की क्षमता से अधिक होती है। मतलब कि जो प्रबंधन करने की जो हमारे पास प्रणाली है कि हमने अगर 100 किलोग्राम का हम जो है कि केवल इसको जो है कि मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपशिष्ट का प्रबंधित कर सकते हैं, उससे ज़्यादा जो है कि लगभग 125 किलोग्राम उस पर्टिकुलर दिन में अपशिष्ट का कचरा और तैयार हो गया, प्लास्टिक अपशिष्ट। तो इसे कहते हैं अर्थ ओवरशूट डे। और ये दुनिया में पहली बार ऐसा था पृथ्वी पर पहला प्लास्टिक ओवरशूट डे 28 जुलाई 2023, यानी कि पूरी दुनिया ने जो है कि जितना प्लास्टिक कचरा का उत्पादन किया उससे कम जो है कि हम उस पर्टिकुलर दिन में जो है कि उस कचरे का निस्तारण कर पा रहे थे, और इसी को हम कहते हैं प्लास्टिक ओवरशूट डे। भारत में अगर आप देखोगे तो 6 जनवरी 2023 को ही ये ओवरशूट डे देखने को मिल गया था। भारत उन 12 देशों में शामिल है दोस्तों जो दुनिया के 52% कुप्रबंधित प्लास्टिक अवशिष्ट के लिए जिम्मेदार है। यानी कि भारत भी उन देशों में शामिल है जहाँ पे प्लास्टिक का प्रबंधन तो किया जा रहा है लेकिन कुप्रबंधित तरीके से, गलत तरीके से किया जा रहा है, अर्थात उस पर सही तरीके से अपना निर्णय नहीं लिया जा रहा है। और भारत भी क्या बन चुका है, अब एक तरीके भारत भी अपशिष्ट स्पंज बन चुका है, यानी कि वेस्टेज स्पॉन्ज का हिस्सा हो गया, जहां प्लास्टिक की खपत तो कम है लेकिन फिर भी इससे होने वाला प्रदूषण जो है कि उच्च स्तर का होता है। प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के कौन कौन से नए साधन हैं, जैसे कार्बन क्रेडिट का व्यापार होता है वैसे हम प्लास्टिक क्रेडिट का भी व्यापार कर सकते हैं, व्यापार योग्य क्रेडिट का प्रयोग करके। इसमें कंपनियां प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न हेतु प्रतिपूर्ति के लिए खरीद और बेच सकती है। अगर उन्होंने प्लास्टिक
की जो अपशिष्ट है उसका बेहतर तरीके से प्रबंधन किया है, तो हम उसके लिए प्लास्टिक को खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। दूसरा है प्लास्टिक ऑफसेटिंग करना, यानी कंपनियां और उपभोक्ता अपने प्लास्टिक उपभोग की प्रतिपूर्ति प्लास्टिक क्रेडिट खरीद करके कर सकते हैं। अगर उन्होंने जो है कि प्लास्टिक का ज़्यादा उपभोग किया है तो प्लास्टिक के क्रेडिट को खरीद लें, ताकि जिन देशों ने या जिन संस्थाओं ने या जिन एनजीओ ने अगर इसका प्रयोग कम किया है तो उनको बेनिफिट मिल जाए कि उन्होंने इस तरीके का योगदान दिया, तो उनके बदले रिवॉर्ड्स हो गया और मैंने उसको क्या किया, क्रेडिट के रूप में खरीद दिया। वहीं प्लास्टिक न्यूट्रलिटी की भी बात की जा रही है कि कंपनी ने एक निर्धारित अवधि के लिए अपने संपूर्ण प्लास्टिक फुटप्रिंट की प्रतिपूर्ति हेतु प्लास्टिक क्रेडिट की खरीद की हो। ये 3 मेथड अपना सकते हैं। इसके साथ ही आप देखोगे कि प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए जो पहले हैं, जैसे कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन जो नियम है 2021 की बात करें तो एकल उपयोग वाली प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया संपूर्ण तरीके से। भारत में जुलाई 2022 में ही जो है कि ये प्रतिबंध लगा दिया गया था और सामान्यतः 30 सितंबर 2021 को जो 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन की गई और 31 दिसंबर 2022 से इसकी मोटाई 120 माइक्रोन कर दी गई है। अब जो आप व्हाइट कलर की प्लास्टिक खरीदते होगे या व्हाइट कलर की जो प्लास्टिक में सामान लेकर आते होगे ना, उसमें प्लास्टिक में कॉर्नर पे कहीं ना कहीं लिखा होता है ब्लू कलर से कि हमारी जो प्लास्टिक की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो लगभग 120 माइक्रोन के आसपास कर दी गई है। उसमें मेजरमेंट लिखा होता है, तो आप लोग ये चीज़ देख सकते हो। और साथ ही साथ प्लास्टिक उत्पादों के लिए भी हमने ईपीआर को शुरू कर दिया है, यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो कंपनी प्लास्टिक का उत्पादन कर रही है उसका ही जिम्मेदारी है कि कैसे करके वो अपने शहरों में, अपने राष्ट्र में, अपने राज्य में उन प्लास्टिक को जो है कि कलेक्ट करे और उसको रिसाइकिल करे। ये उसकी जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है। ये तो हो गया भारत के स्तर पे। वैश्विक स्तर पे आप देखोगे तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेंबली ने एंड प्लास्टिक पॉपुलेशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन नामक एक संकल्प अपनाया, जिसमें कहा गया कि 175 देशों ने नैरोबी में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेंबली के संकल्प का समर्थन किया और 2024 तक इसे बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को संपन्न करना शामिल कर लिया है कि इसको हम प्लास्टिक के प्रदूषण को समाप्त करेंगे। ऐसे ही एक और टर्म्स है ग्लो लीटर। ग्लो लीटर की बात करेंगे तो नॉर्वे सरकार और आईएमओ के और एफएओ के बीच में एक परियोजना है जो कि समुद्र में मौजूद प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए की गई है। तो ग्लो लीटर किससे संबंधित है? समुद्र में प्लास्टिक के कचरे को कम करने से संबंधित है। वहीं अपशिष्टों और अन्य पदार्थों की डंपिंग द्वारा समुद्री प्रदूषण की रोकथाम पर जो कन्वेंशन है 1972, इसे लंदन कन्वेंशन भी कहा जाता है और इसके माध्यम से हम जो डंपिंग के माध्यम से जो समुद्री प्रदूषण हो रहा है उसकी रोकथाम हमें करनी है और इसके लिए 72 में कन्वेंशन किया गया था। अब इससे एक और टॉपिक निकल कर आता है, वो टॉपिक हमारा क्या है? इस टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लिखा है कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक संधि का जीरो ड्राफ्ट। भाई जीरो ड्राफ्ट क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की एक अंतर सरकारी वार्ता समिति है जो कि प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का जीरो ड्राफ्ट जारी करती है। तो कौन कर रहा है? आईएनसी कर रहा है, यानी कि ये जो आपकी इंटर गवर्नमेंटल जो नेगोशिएशन कमेटी है, वार्ता कमेटी, ये यूनेप की है। तो जीरो ड्राफ्ट होता क्या है? पहले तो हमें यह समझना चाहिए। जीरो ड्राफ्ट में कहा जा रहा है कि जो सर्वाधिक खतरा पैदा करने वाले जो प्लास्टिक है ना, उस पर वैश्विक स्तर पर हम प्रतिबंध लगाएंगे और कम समय में नष्ट होने वाले प्लास्टिक पर भी हम प्रतिबंध का उल्लेख किया जा रहा है इस ड्राफ्ट में कि जो कम समय में नष्ट हो जाती है उसको भी हम प्रतिबंधित करेंगे और जो सर्वाधिक खतरा पैदा करती है हम उस पर भी प्रतिबंध लगाएंगे। हालांकि ये जो प्रावधान होगा जलवायु परिवर्तन पर जो पेरिस समझौता था उसके ही समकक्ष होगा और जो पेरिस जलवायु समझौता था वो 2015 में था। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान थे जो कि कानूनी रूप से बाध्यकारी होगी, जो उस पर हस्ताक्षर कर चुके होंगे। अब आईएनसी की बात कर लेते हैं। इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी जो है ये यूनेप का एक हिस्सा है, यानी इसका गठन यूनेप ने किया था समुद्री पर्यावरण सहित अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ रहे प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि तैयार करने के लिए। और इन्होंने प्रोविजन किया कि हम 2024 के अंत तक इस वार्ता को पूरा कर लेंगे, जिसके बाद हम प्लास्टिक प्रदूषण पर एक वैश्विक रूप से बाध्यकारी संधि को लागू कर पाएंगे। तो अभी इनमें वार्ता चली, निगोशिएशन चल रहा है सभी देशों के मध्य कि सारे देश इस पर एकजुट होकर अपनी सहमति दें और इस तरीके के प्रावधान को हम आगे कानूनी रूप से बाध्यकारी करें जिससे प्लास्टिक के पॉल्यूशन को रोका जा सके। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब ये तो हो गया आपका पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे लैंड डिग्रेडेशन, यानी भूमि का जो पॉल्यूशन हो रहा है, भूमि का जो क्षरण हो रहा है, मृदा का जो क्षरण हो रहा है, इसकी हम बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यूएनसीसीडी की बात करेंगे। इसकी फुल फॉर्म जो होती है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म रहेगी आपकी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि मरुस्थलीकरण की रोकथाम करना। आज क्या हो रहा है दोस्तों, आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखोगे तो जो नॉर्थ अफ्रीका होता है, जो नॉर्थ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जहाँ पे साहेल रीजन की मैंने बार बार बात की है,
SAHEL, ये जो साहेल रीजन होता है इसका मतलब होता है साहेल रीजन, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसका अब लगातार विस्तार हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ये आपका एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका का, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो नॉर्थ वाले देश हैं, लेकिन जो आसपास की मृदा है वो भी क्या हो रही है, अब धीरे धीरे वायु प्रदूषण के माध्यम से, जल प्रदूषण के माध्यम से इस रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है, अर्थात यहाँ की जो मृदा है उसकी क्वालिटी डाउन हो रही है, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी अब ये रेगिस्तान वृद्धि कर रहा है अपनी, तो ये कहीं ना कहीं मृदा का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और यही सेम चीज़ आप इंडिया में भी देख सकते हो, जो थार मरुस्थल के अंतर्गत आप देखोगे रेगिस्तान की जो थोड़ी बहुत उपजाऊ मृदा है ना, उस पर भी वायु प्रदूषण के माध्यम से, जल प्रदूषण के माध्यम से रेगिस्तान का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं एक पवन जो है कि दौड़ के आ रही है, पवन जो है कि क्या करे, इस बालू को उठा के, रेत को उठा के क्या करे, इस स्थल खंड के पास इकट्ठा कर दे रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मृदा का कटाव हो रहा है, वृक्षों को काटा जा रहा है, जिससे ये रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है। और ऐसा ही अफ्रीका में भी साहेल रीजन देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए एक कन्वेंशन होता है यूनाइटेड नेशन का, कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और ये अपना पहला डेटा डैशबोर्ड इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें 126 देशों के आंकड़ों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट यह कहती है कि 2015 से लेकर 2019 के बीच में प्रति वर्ष कम से कम 100 मिलियन हेक्टेयर स्वस्थ और उत्पादक जमीन निम्नीकृत हुई है। सोचिए कितनी बड़ी मात्रा में 100 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो है कि आपकी डिग्रेडिएट हो रही है, अर्थात वो निम्नीकृत हो रही है, हेल्थी जमीन जो है कि खराब होती जा रही है। भारत की रिपोर्ट की बात करें तो 2015 से 19 के बीच में लगभग भारत के क्षेत्रफल का 9.45% भूमि निम्नीकृत हो चुकी है अब तक, तो ये और भी नुकसान हो रहा है। ऐसे ही 2016 से 19 के बीच में देखोगे तो वैश्विक भूमि का लगभग 50% और भारत का लगभग 36% के आसपास भूमि सूखे क्षेत्र से प्रभावित हो रही है। सूखा क्षेत्र क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर अधिक हो रही है, वर्षा हो नहीं पा रही है, सूखा क्षेत्र और भी सूखा हो रहा है, और भूमिगत जल भी इससे सूख रहा है, जो कि ग्राउंड वाटर का भी क्राइसिस पैदा कर रहा है। तो इसमें अगर आप देखोगे पूर्व और मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र सबसे ज़्यादा गंभीर के जोन में चल रहे हैं। भूमि निम्नीकरण के बारे में बात करेंगे तो वर्तमान और भविष्य में जो मिट्टी की उत्पादक क्षमता है, इसमें जो गिरावट आ रही है यानी हानि हो रही है, इसी को हम भूमि निम्नीकरण या लैंड डिग्रेडेशन भी कहते हैं, अर्थात इसकी उत्पादकता क्षमता भी घट रही है। 109 देशों ने 2030 के लिए स्वैच्छिक भूमि निम्नीकरण तटस्थता के लक्ष्य को निर्धारित किया है कि हम लैंड डिग्रेडेशन की न्यूट्रलिटी को प्राप्त कर सकेंगे 2030 तक। अब यहाँ पे UNCCD के बारे में अगर हम बात करें, जो ये क्या काम करता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये एकमात्र ऐसा कानूनी रूप से बाध्यकारी फ्रेमवर्क है जो कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। आप कहोगे सर बहुत सारे आपने बाध्यकारी हमें बता दिए जो कानूनी रूप से बाध्यकारी, जैसे पेरिस समझौता है, और अभी मैं आपको बता रहा था INC की जो प्लास्टिक प्रदूषण के लिए भी बात चल रही है। तो देखिए हर क्षेत्र में जो है कि अपने अपने एक एक जो है कि जो क्लाइमेट को रोकने के लिए या प्रदूषण को रोकने के लिए जो कन्वेंशन होते हैं, उनमें कुछ कन्वेंशन तो स्वैच्छिक होते हैं जो केवल एक दिशा निर्देश दे सकते हैं, सलाहकारी होते हैं, लेकिन कुछ कन्वेंशन ऐसे होते हैं जो बाध्यकारी होते हैं। अगर उस पर आपने साइन कर दिए, आपके देश ने साइन कर दिया, तो उनके नियमों को मानना कंपलसरी हो जाएगा। उसी तरीके से मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जितने भी प्रकार के आप प्रोपेगेंडा चला रहे हो, जितने प्रकार के आप कन्वेंशन चला रहे हो, उनमें एकमात्र ऐसा कन्वेंशन है जिस पे अगर आपने एक बार साइन कर लिया तो आपको बाध्यकारी हो जाएगा, कानूनी तौर पे उसकी सभी अनुशंसाओं को मानना। भारत में भी मरुस्थलीकरण की क्षमता बढ़ रही है, भारत में भी जो है कि यह समस्या बढ़ती जा रही है, इसलिए भारत ने भी इस पे साइन किए हैं और भारत में भी UNCCD के कन्वेंशन होते हैं। अगर मैं बात करूं आपके लिए तो यहाँ पर देखोगे 1994 में स्थापित किया गया। भारत सहित इसमें 196 देश हैं और यूरोपीय संघ भी हैं और 197 इसके पक्षकार हैं। UNCCD 2018 से 2030 की एक रणनीतिक स्ट्रैटेजी भी लेकर आती है जिसमें भूमि निम्नीकरण को न्यूनीकरण, अनुकूलन और प्रबंधन पर फोकस करते हैं, वित्तीय और गैर वित्तीय स्रोतों से संसाधन जुटाने की बात करते हैं, भागीदारी के माध्यम से भूमि निम्नीकरण की स्थिति में सुधार लाने की बात करते हैं। और इसी के अंतर्गत भारत सरकार ने क्या क्या काम किए हैं तो आप देखोगे 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर निम्नीकृत और निवर्णीकृत जो भूमि हो चुकी है जिसमें वन नहीं है, उसको पुनरुद्धार करने के लिए बॉन्ड चैलेंज संकल्प को अपना लिया है। भारत मरुस्थलीकरण और भूमि निम्नीकरण एटलस भी जारी कर रहा है जिससे पता चल सके कि कहाँ कहाँ पे भूमि का निम्नीकरण हुआ है और उसके एटलस के माध्यम से जानकारी मिल सके। एकीकृत जल भृत प्रबंधन कार्यक्रम कर रहा है। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन को भी शुरू कर रखा है जो कि राष्ट्रीय जो जलवायु परिवर्तन के लिए जो राष्ट्रीय कार्यवाही थी 2008 में जो शुरू किया गया था, जिसमें 8 घटक थे, तो उसमें इन 8 घटकों में राष्ट्रीय हरित भारत मिशन भी है, संधारणीय भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन कार्यक्रम भी है और राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम भी लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से भारत भी इन नियमों को मानने के लिए बाध्यकारी है। नेक्स्ट चलेंगे अब हम सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, मतलब कि बालू और जो धूल होती है, और स्टॉर्म मतलब होता है तूफान। तो जो एक ऐसे तूफान होते हैं जो बालू और धूल से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? बालू और धूल से संबंधित होते हैं।
तो इसमें अगर आप देखोगे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म नाम से एक रिपोर्ट जारी की, जिसकी फुल फॉर्म अगर आप देखोगे फुल नाम तो सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन के उपाय के मार्गदर्शन। तो इन शॉर्ट आप इसको याद रख सकते हो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एसडीएस यानी कि सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहा गया उनके द्वारा, तो इस रिपोर्ट के बारे में कहा गया है कि जब प्रबल और विक्षोभ वाली पवनें निम्न वनस्पति आवरण और वनस्पति रहित शुष्क भूमि की सतहों से मृदा के छोटे कणों को अपरदित कर देती है तो उसे कहा था सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म। अब जैसे मान लो कि जो बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती, जैसे तूफान चल रहा होता है, आंधी चल रही होती, चक्रवात चल रहे होते हैं, ये जो बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं तो या तो जहाँ पे वनस्पति बहुत कम होती है उस वाली मिट्टी को, या फिर वनस्पति बिल्कुल नहीं होती उन मिट्टियों को जो है कि उड़ा के क्या करते हैं, अपर्दन कर देते हैं। भाई जहाँ पे अगर पेड़ पौधे होंगे वहाँ की मिट्टी इतनी मजबूत होती, जड़ों से बंधी रहती है कि वो मिट्टी हवा को भी चीर के निकल जाती है और वो मिट्टी को नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप वही रेत वाले क्षेत्र में देख लो, शुष्क वाले क्षेत्रों में देख लो, जहाँ वनस्पति है भी तो गिनी चुनी 2-4 पेड़ हैं बड़े बड़े क्षेत्रों में भी, और वहाँ पे आप देखोगे धूल भरी आंधी क्यों चलती है, क्योंकि वो धूल मिट्टी से उड़ रही है और वो अपर्दन हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि वृक्षारोपण करो, वन रोपण करो, वनों को काटना बंद कर दो, जिससे आप मृदा के प्रदूषण को रोक सकते हो। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि एसडीएस के लिए जिम्मेदार मानव जनित मुख्य कारकों में एक तो भूमि उपयोग में परिवर्तन, कृषि और वनों की कटाई। झूम खेती क्या है दोस्तों, जंगलों को काट कर जो है कि खेती के रूप में कन्वर्ट कर लेना, और जब उसकी उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती तो आप उसे छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चले जाते हो। मैक्सिमम जो है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ये खेती देखने को मिलती है, झूम खेती। हालांकि केवल नॉर्थ ईस्ट में नहीं होती है, यूपी में भी होती है, एमपी में भी होती है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बांग्लादेश, मतलब पश्चिम बंगाल, हर क्षेत्रों में होती है, लेकिन इसके नाम अलग अलग होते हैं। सामान्यतः इसमें क्या होता है, आप जंगलों को काट देते हो, पहली चीज़ मृदा कमजोर हो गई, क्योंकि जड़ कट गई तो मृदा कमजोर हो गई जो संगठित थी। फिर आपने खेती की, खेती में जो इसकी खुदाई की तो धूल उड़ने लगी। फिर जब आपने उसको छोड़ दिया, उर्वरक शक्ति खत्म होने, वो बंजर हो गई, तो मृदा का निम्नीकरण हो गया। ऐसे ही जो भूमि उपयोग के परिवर्तन क्या हो रहे हैं, एक तो घर बना रहे हो, बड़े बड़े शहर स्टैब्लिश कर रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग स्टैब्लिश कर रहे हो, इंडस्ट्री लगा रहे हो, जंगलों को ही तो काट रहे हो, तो मृदा का क्या हुआ, अपर्दन हुआ कि नहीं हुआ। तो इन सभी कारणों से सैंड एंड स्टॉर्म ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। और अगर इसका प्रभाव अगर आप देखोगे तो ग्लेशियर पे जब धूल जमा हो रही है उससे उसका तापमान बढ़ रहा है और बर्फ़ पिघलने की दर भी बढ़ जा रही है। भाई धूल क्या है, स्थल खंड है, और स्थल खंड जो है कि पानी की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावित होता है, ज़्यादा तेज़ी से गर्म होता है। तो जब ये धूल हवा के माध्यम से, बारिश के माध्यम से, चक्रवातों के माध्यम से, तूफान के माध्यम से, आंधी के माध्यम से जब बर्फ़ की लेयर पे जाके चिपकती है ना, जो आप कहते हो ना कि जब आप धूप में बाहर निकलते हो धूल वगैरह में, तो कैसे आपके फेस पे सारी की सारी डस्ट छिप जाती है, और घर पे आके जब आप अपना नकाब उतारते हो तब देखते हो अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा धूल हो गई। तो सोचो ऐसे हमारे ग्लेशियर पे, पर्वतों पर भी तो बर्फ़ पे जम रही होगी, और वो क्या करेगी, जब सूर्य की किरणें आएंगी तो धूल डस्ट उसे अवशोषित करेंगी और फिर उसके बाद अंदर से बर्फ़ पिघलने लगेगी। ग्लेशियर पिघलने से समुद्र जल स्तर में वृद्धि होगी, जो बहुत प्रकार की समस्याएं खड़ी करेगी। पहली चीज़ ये। वहीं एक दूसरा प्रभाव हो सकता है कि सैंड ब्लास्टिंग की वजह से पौधे टूट जाते हैं, जिसमें धूल में दब जाते हैं, पौधों की जड़ें बाहर दिखने लगती हैं और कृषि उपज कम हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी अपरदित कर देती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। और इसमें आप देखोगे कि एसडीएस की आवृत्ति को कम करने के लिए आप क्या क्या पहल अपना सकते हो, कि कैसे इसको कम किया जाए कि सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म रुके। तो वैश्विक स्तर पे भाई 1994 में यूएनसीसीडी को अपनाया गया और 1996 में इसे लागू किया गया, तो इस पे काम किया जा रहा है वैश्विक तौर पे। 2019 में यूएनसीसीडी का जो COP14 था ना, उसमें एसडीएस की पहल को शुरू किया गया था कि किसी भी प्रकार से आपको सैंड एंड डस्ट वाला जो है कि रोकना है। वहीं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म योजना को जो है कि रोकने पे बात की। भारत के स्तर पे देखोगे तो अरावली क्षेत्र जो है, राजस्थान वाला क्षेत्र, उसके आसपास के बफर जोन बनाने के लिए एक हरित पट्टी शुरू करी है, हरित दीवार खड़ी की है, और साथ में NAPCC के तहत राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन की बात की जा रही, जो 2008 में जलवायु परिवर्तन के लिए जो राष्ट्रीय कार्य योजना भारत ने प्रस्तुत की थी, उसके अंतर्गत 2008 में जो 8 प्रकार के कोर एरिया पे बात की गई थी, उसमें एक ये भी शामिल है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब चलते हैं हम अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा यहाँ पे है अन्य प्रमुख सुर्खियों में। जैसा आप देखोगे कि पूछा जा रहा है ग्राउंड लेवल ओजोन, यानी कि धरातली ओजोन। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हमने तो पढ़ा है कि समताप मंडल में ओजोन होती है, तो ये ग्राउंड लेवल की ओजोन क्या होती है? तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो समताप मंडल में पाई जाती है वो लगभग 90% पाई जाती है, और वो जो ओजोन होती है वो हमारे लिए बेहतर मानी जाती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन एक 10% ऐसी ओजोन होती है जो आपकी धरातल पे पाई जाती है, अर्थात कि क्षोभ मंडल में पाई जाती है, और ये ओजोन हमारे लिए खतरनाक होती है। ये धरातल पे
अर्थात क्षोभ मंडल के संपर्क में रहने की वजह से ये क्या होती है, एक तरीके से प्रदूषण फैलाती है और समताप मंडल वाली बेहतर होती है। तो इसी में हम बात करेंगे कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो ने या बोर्ड ने धरातली ओजोन दिल्ली के प्रमुख प्रदूषक के रूप में उभरना शुरू हो गई है। मतलब इन्होंने कहा है कि जो दिल्ली का जो प्रमुख प्रदूषक होता है ना, वायु प्रदूषक, उसमें धरातली ओजोन यानी कि क्षोभ मंडली जो ओजोन है वो भी एक प्रमुख कारक के रूप में हो रही है। और क्षोभ मंडल में बनने वाली ओजोन को हम बैड ओजोन भी कहते हैं। हालांकि इसे द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है। और द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं, जब दो प्राथमिक प्रदूषक आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया प्रदूषक बनाते हैं जिसको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कह देते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी कि जब दो प्राथमिक प्रदूषक जैसे मान लो नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सूर्य के प्रकाश में स्थिर वायु में जब अभिक्रिया करते हैं तो ओजोन बनती है जिसको हम द्वितीयक प्रदूषक कह देते हैं। अब यहाँ पे इसका प्रभाव होगा कि सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, खांसी और सांस की तकलीफ बढ़ सकती है, वनस्पति और इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे चैंपियन ऑफ द अर्थ की बात करेंगे, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 के पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। यह उन व्यक्तियों, समूहों या संगठनों को प्रदान किया जाता है जिनके कार्यों का पर्यावरण पर रूपांतरकारी प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये 4 कैटेगरी में दिए जाते हैं, 4 अलग अलग क्षेत्रों में। बात करेंगे 2005 में इनको स्थापना की गई थी और प्रतिवर्ष दिया था। हालांकि यूएन द्वारा दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है पर्यावरण की लिस्ट में। 2023 में जो दिया गया, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के प्रयासों की घोषणा की गई थी और इस वजह से 4 श्रेणियां जो है उनकी बात करेंगे। तो हम केवल श्रेणियों की बात करेंगे, उसमें डिटेल नहीं पढ़ेंगे। एक श्रेणी होती है नीति निर्माण नेतृत्व श्रेणी। अगर आप पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कितनी इफेक्टिव और कितनी इम्प्लीमेंटिव नीति बना रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा, प्रेरणा और आवश्यक कार्यवाही श्रेणी। आप अपने देश के, अपने लोगों के, आसपास के लोगों को कितना मोटिवेट कर पा रहे हो अपने। जैसे अभी मैं बात करूं कि मिशन लाइफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने COP26 के अंतर्गत इसकी घोषणा की थी और वैश्विक जन आंदोलन के रूप में इसको तब्दील किया और भारत में भी लोग इसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यानी आपकी जो लाइफ स्टाइल होनी चाहिए वो एनवायरमेंट के बेस पे होनी चाहिए, अर्थात नुकसान नहीं पहुंचाने वाली लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। तो ये इफेक्टिव जो है कि प्रेरणा स्रोत या मोटिवेट करने वाली एक स्ट्रैटेजी मैं इसे मान सकता हूँ। उद्यमी विजन श्रेणी होनी चाहिए, साथ ही विज्ञान और नवाचार पे आधारित श्रेणी होनी चाहिए। तो ये 4 कैटेगरी में जो है कि पर्यावरण का पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एंडोसल्फान। एंडोसल्फान क्या भाई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार, कर्नाटक और केरल को एक नोटिस जारी कर दिया है कि केरल के कासरगोड जिले के मिनचिन पड़ावू के पहाड़ी क्षेत्र में एंडोसल्फान की डंपिंग की जा रही है और इसकी शिकायत मिलने के बाद एनजीटी ने केंद्र सरकार को नोटिस लिखा, कर्नाटक को लिखा, केरल को लिखा। बात यह है कि जो एंडोसल्फान होता है ये ऑर्गेनो क्लोरीन कीटनाशक है जो अलग अलग प्रकार की फसलों में लगने वाले कीड़ों या माइट्स घुनों को नियंत्रित करता है। जैसे सोया, चावल, गेहूँ, सब्जियां, फल, नट्स, कॉफ़ी, तंबाकू, कपास, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है ताकि जो इसमें कीड़े वगैरह लगते हैं वो मर जाए, ताकि फसल सुरक्षित हो जाए। लेकिन इसका एक प्रभाव भी तो पड़ता है। वो प्रभाव क्या पड़ता है, हानिकारक की प्रजनन संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं, चाहे वो पशुओं में चाहे वो मनुष्यों में प्रजनन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है और कैंसर होने का भी नुकसान होता है। तो एंडोसल्फान कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन एक कीटनाशक है। बात सही है कि आपकी फसल की सुरक्षा करनी जरूरी है, लेकिन उसकी कम से कम डंपिंग मत करो। जिस क्षेत्र में आप डंपिंग कर रहे हो केरल के कासरगोड में ना, वहाँ पे जो है कि इसके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगी और वहाँ की प्रजनन क्षमता प्रभावित होगी, तंत्रिका तंत्र और कैंसर भी प्रभावित होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेट्रोलियम कोक या पेट कोक जिसे हम लोग कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अर्थात कि जो कमीशन है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को अत्यधिक प्रदूषणकारी पेट कोक के वितरण के संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने की बात की है। पेट कोक क्या होता है, ये कार्बन युक्त ठोस सामग्री है। इसको अंतिम क्रैकिंग प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है। इसमें उच्च कैलोरी के मान के कारण इसके उपयोग से हम कोयले को जो कि प्रतिस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि कोयले में 4 प्रकार की जो कैटेगरी होती है वो एंथ्रेसाइट सबसे बेस्ट होती है, लेकिन एंथ्रेसाइट की सही मात्रा मुख्य रूप से अमेरिका में मिलती है, भारत में नहीं मिलती है। तो हम बिटुमिनस यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी तमिलनाडु या दक्षिण भारत के क्षेत्रों में लिग्नाइट का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें एफिशिएंसी कम होती है, कार्बन कम होता है, सल्फर की मात्रा राख ज़्यादा होती है, प्रदूषणकारी होते हैं। और इसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए बात की जा रही है कि पेट कोक का प्रयोग कर सकते हो अंतिम क्रैकिंग माध्यम से। और इसको कोक हाइड्रोफोबिक भी कह सकते हैं। कोक हाइड्रोफोबिक जो कि पेट कोक वर्षा के मौसम में नमी भी नहीं पकड़ता है, जिसका प्रयोग आप देख सकते हो सीमेंट निर्माण, चूना भट्टी, औद्योगिक बॉयलर, एल्यूमिनियम एनोड आदि में किया जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे पॉलीएथिलीन टेरिफ्थलेट डिग्रेडिंग एंजाइम, जो कि पहली बार पेट 46 इसकी फुल फॉर्म है पॉलीएथिलीन
टेरिफ्लेटेड डिग्रेडिंग एंजाइम, यानी कि पेट 46 एक एंजाइम पाया गया है। जो पेट एक प्रकार का हल्का प्लास्टिक होता है पॉलीएथिलीन वाला, जो खाद्य पदार्थों या सॉफ्ट ड्रिंक जैसे जल और पेय पदार्थों की पैकिंग होती है। आप 10 रुपये का एक लीची जूस पीते होंगे, कई बार जो मेट्रो सिटीज़ में आप देखो 10-20 रुपये का आता है, गुआवा जूस आते हैं। ये जो प्लास्टिक यूज़ होती है ना, ये इसी प्रकार की कैसी प्लास्टिक होती है, सॉफ्ट प्लास्टिक होती है, हल्की प्लास्टिक होती है। पानी की बोतल जो आप रेलवे स्टेशन पे खरीदते हैं, ये भी उसी प्लास्टिक से बनती है। और ऐसे बहुत सारे ड्रिंकिंग प्रोडक्ट होते हैं जो इस तरीके की प्लास्टिक का बोतल यूज़ करते हैं। जैसे आप अभी एनर्जी ड्रिंक्स के रूप में स्टिंग को देखते हैं, रेड कलर की होती है, बहुत जिम वाले लोग जो है कि बहुत इसे प्रेफर करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कुल मिला के होती कुछ नहीं है, एनर्जी वगैरह कुछ नहीं देता है, लेकिन ये कचरा और फैलाता है। तो इनके अपघटन के लिए एक जीवाणु खोजा गया जिसका नाम पेट 46 रखा गया। ये क्या करता है, लंबी श्रृंखला और लघु श्रृंखला दोनों में पाता है, और ये पेट अणुओं को छेड़ करने की एक अनूठी क्षमता रखता है, जिसके बारे में और भी डिग्रेडिंग एंजाइम है, पेट एज, MHETH, THC, CUT1 यानी कट, ये सब ऐसे एंजाइम हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रकार की पॉलीथीन को जो है कि डिग्रेडिएट कर सकते हैं। साथ ही देखेंगे अगला हमारा जो टॉपिक है, भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन। भाई ई अपशिष्ट का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जो कि विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उनके हिस्से जो उपयोग में नहीं रहते हैं। आपके घरों में मोबाइल के साथ ईयरफोन आते हैं, ईयरफोन पहले भी आते थे, आपके घर में वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है। क्यों? क्योंकि अब आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हो। आपके घरों में हर साल एक मोबाइल के साथ एक चार्जर आता है, आप मोबाइल बदलते हो, मोबाइल बेच देते हो, लेकिन चार्जर नहीं बेचते, चार्जर पड़ा रहता है, चार्जर कचरा हो गया। ठीक है, कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो आप यूज़ नहीं करते, लेकिन घर पर रखा रहता है, आप उसको रिप्लेस कर चुके होते हो सही चीज़ के साथ माध्यम से, तो आपका ये भी कचरा है। तो इस तरीके के हमारे घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। किसी घर में प्रेस खराब है, प्रेस ऐसी पड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इलेक्ट्रिक केटल है जो पानी गर्म करने वाली, वो खराब हो गई, आदमी दूसरा ले आया, वो कचरा ऐसी पड़ा। आपका कूलर हो गया, वाटर हीटर हो गया, या फिर आपका रूम हीटर हो गया, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा है। खराब होने के बाद वो कचरा बन रहा है। जब तक आप उपयोग कर रहे हो, सही बात है, आपने पैसा लगा तो उपयोग करो, लेकिन उसके बाद जब वो खराब हो गया तो दोस्तों उसका अपशिष्ट तो करो, प्रबंधन तो करो। आप अपने घर में जो है कि कचरे को रखे हो, उसमें जो है कि नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो आपकी बॉडी को हार्मफुल करती है रेडिएशन के माध्यम से। तो सबसे अच्छी बात है कि जो भी इस प्रकार का कचरा उसको डंपिंग साइट में जाके आपको फेंक के आना चाहिए। इसी चीज़ से उन्हें ई अपशिष्ट कहा जाता है जो उपयोग में नहीं रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि उनके उपयोगकर्ताओं ने फिर से उपयोग न करके उसे अपशिष्ट के रूप में त्याग दिया। भाई आपने ऐसी चीज़ों को त्याग ही तो दिया है। और इस मामले में भारत विश्व में तीसरा सबसे अधिक ई अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला देश है। पहले स्थान पे आपका चीन है और दूसरे स्थान पे अमेरिका है। और इस चीज़ को रोकने के लिए अब जो सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल है और हर व्यक्ति के पास क्या है, टाइप सी का एक चार्जर होता है। क्या होता है? टाइप सी का। लेकिन जब आईफोन वो खरीद रहा है तो उसको मिलता था लाइटनिंग पोर्ट। लाइटनिंग पोर्ट मतलब जो सी पोर्ट था, लेकिन वो लाइटनिंग था, वो किसी और मोबाइल में यूज़ नहीं हो सकता था। केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की कि अब हम सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के चार्जर को टाइप सी पे रखने वाले हैं, ताकि हर प्रकार के चार्जर को बनाना बंद करे कंपनी, केवल टाइप सी बनाएगी। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपके घर में अगर एक टाइप सी है तो आप उससे मोबाइल भी चार्ज करो, टैबलेट भी चार्ज करो, ईयरफोन भी चार्ज करो, ईयरबड भी चार्ज करो, सब कुछ उससे चार्ज करो। और यही वजह है कि एप्पल की कंपनी ने इस एग्रीमेंट को स्वीकार किया और अब जितने भी आईफोन 14 प्रो मैक्स आ रहे हैं या 15 प्रो आ रहे हैं, इनके साथ टाइप सी का चार्जर देना शुरू कर दिया। इसका बेनिफिट ये था कि अगर आईफोन इस चीज़ को कहता है कि नहीं, मुझे अपने जो क्वालिटी है जिसकी वजह से मेरी पहचान है, मैं उस चार्जर को नहीं छोड़ूंगा, तो भारत क्या करता, भारत में बेचने ही नहीं देता। यानी बहुत बड़ा मार्केट एप्पल के हाथ से निकल जाता कि इतनी बड़ी जनसंख्या जिसको मैं आईफोन सेल कर सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए उसने फिर टाइप सी का चार्जर देना शुरू कर दिया। और कोई उसे खुशी नहीं थी जो है कि, और कोई उसे मज़ा नहीं आ रहा था कि टाइप सी बनाएंगे तो मज़ा आएगा, नहीं, उसका मेन रीज़न है कि ये था। यहाँ पे देखोगे ई अपशिष्ट का प्रभाव क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए खतरा, पर्यावरण पे प्रभाव, सामाजिक प्रभाव। और इसके लिए ई अपशिष्ट प्रबंधन 2022 तय किया गया कि निर्माता, उत्पादक, नवीनीकरणकर्ता, विखंडनकर्ता, पुनर्चक्रणकर्ता पे लागू होता है। और इसको ईपीआर व्यवस्था के अंतर्गत भी शामिल किया गया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जो भी इस कचरे को तैयार कर रहा है उसको जिम्मेदारी है कि आप इसको कैसे जो है कि प्रबंधन करेंगे इसका। और इसमें ईपीआर का तात्पर्य कि उत्पाद की उपयोग अवधि अंत तक जो है कि पर्यावरणीय रूप से अनुकूलन प्रबंधन होना चाहिए। और ई अपशिष्ट का प्रभाव जो इसमें आप देखोगे सीसा, पारा, कैडमियम, अग्निशामक जैसे खतरनाक पदार्थ निकलते हैं। तो ये सारे रसायन नुकसान करते हैं। अब यहाँ पे अदृश्य ई अपशिष्ट कुछ खास नहीं था। जीरो वेस्ट के लिए वन डंपिंग, ये आप देख सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं था। बस ये है कि एक ऐसा स्पॉट तैयार कर देना जहाँ पे हर प्रकार का आप कचरा रख सकते हो, चाहे आपकी कॉपी, किताब, चमड़ा, खाना पीना, प्लास्टिक, गैजेट, कुछ भी है, आप एक ही जगह पे डंप कर दो, बाकी सरकार उसको देख लेगी कैसे मैनेज करना है। अब चलते हम अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन और संधियाँ और उनकी पहल क्या क्या है। जैसे पहली पहल की हम बात करेंगे तो पारे पर हम बात करेंगे। और पारे पे जो कन्वेंशन होता है उसे हम कहते हैं मिनीमाता कन्वेंशन। मिनीमाता कन्वेंशन का अभी हाल ही में COP5 जिनेवा में आयोजित किया गया।
पक्षकारों ने कन्वेंशन के जो एनेक्सर थे यानी कि अनुलग्न में संशोधन किया और कहा कि कुछ बैटरियों, स्विच, रिले, फ्लोरोसेंट लैंप जो लाइटनिंग लैंप होते हैं, इनको चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए नई तिथियों की घोषणा की है कि एक और समय आपको दिया जा रहा है कि इसको चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक देश जो है कि अपने देशों से इनका निपटान करे। साथ ही साथ 2025 तक जो सौंदर्य प्रसाधनों में जो पारा होता है मिलाया जाता है उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी मिलावट करने की, यानी यह भी एक निर्णय लिया गया है। तो 2025 तक आपको अब सौंदर्य प्रसाधन सामान में जैसे फेस वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, डस्टिंग हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें अब आपको ये जो शीशा है वो देखने को नहीं मिलेगा। शीशा नहीं, पारे की बात हो रही है ना, पारा। अब पारे पे जो मिनीमाता अभिशमय है ये 2013 में जो है कि अपनाया गया था जेनेवा में पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन, और 2017 में ये लागू की गई थी संधि, क्योंकि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए ये पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। अब आप कहोगे सर ये भी मिल गई, तो देखो रेगिस्तान से संबंधित मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए यूएनसीसीडी थी, पारे से संबंधित और भी कन्वेंशन चल रहे हैं, लेकिन उसमें एकमात्र ऐसा है जो मिनीमाता कन्वेंशन है जो बाध्यकारी है लोगों के ऊपर। साथ ही साथ ये जो मिनीमाता नाम है ये जापानी एक शहर का नाम है जहाँ पे 1950 के दशक में बहुत बड़े रोगों का यहाँ पे केंद्र बन गया था पारे के संकेंद्रण से, इसलिए इसको मिनीमाता कन्वेंशन कह दिया गया। और ये तंत्रिका संबंधी बीमारी पैदा करती है, अर्थात नर्व सिस्टम प्रभावित करता है। इसमें 144 पक्षकार हैं और 128 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। हालांकि भारत ने भी 2018 में इसको रेटिफाई किया, अभिपुष्टि की, और ये टारगेट किया कि 2025 तक हम पारा आधारित उत्पादों, पारा यौगिकों से संबंधित प्रक्रियाओं के निरंतर उपयोग के लचीलेपन के साथ की गई है कि हम इसे लगातार कम करने का प्रयास करेंगे। मिनीमाता समय में जो इन्होंने पक्षकार देश थे उन्होंने क्या डिमांड की कि पारे के वायु में उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाए जो वायु में उत्सर्जित हो रहा है। साथ ही साथ बैटरी, स्विच, लाइट, सौंदर्य प्रसाधन, कीटनाशक, दंत मिश्रण, कैविटी को भरने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, केमिकल या पदार्थ, इन सभी उत्पादों के पारे को चरणबद्ध तरीके को समाप्त करो कि भाई आपको ये सामान तो बनाना है, बैटरी बनाओ, स्विच बनाओ, लाइट बनाओ, सौंदर्य प्रसाधन बनाओ, कीटनाशक बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन इनमें धीरे धीरे पारे का उपयोग बंद करो चरणबद्ध तरीके से। साथ ही साथ पारे की आपूर्ति और व्यापार में समस्याओं को दूर करो, भंडारण और निपटान सुरक्षित करो और दूषित पारा स्थलों की समस्या का समाधान भी करो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और पारा जो है प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला एक तत्व है। ये प्राकृतिक रूप में पाया जाता है जो वायु, जल, मृदा, सबसे बड़ी इसकी समस्या ये कि तीनों स्तर पे पाया जाता है और तीनों स्तर पे एक बहुत इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी पड़ेगी कि एक जगह भी अगर हमने निपटारा किया और बाकी दो जगह नहीं किया तो तीसरी जगह को फिर प्रभावित कर देगा। मान लेते हैं कि अगर हमने मृदा में जो है कि पारे की समस्या को खत्म किया लेकिन जल और वायु से नहीं निपटाया तो जल और वायु का जो पारा होगा ना वो फिर दोबारा मृदा को प्रदूषित कर देगा। इसीलिए हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत पड़ेगी ताकि हम तीनों जगह पे एक साथ काम कर सकें। अन्य स्रोत क्या हो सकते हैं? सोने का जब खनन करते हैं, गोल्ड माइनिंग होती है, कोल माइनिंग होती है, ताप विद्युत संयंत्र होते हैं, यहाँ से पारा निकलता है और पारा प्रभावित करता है आपके तंत्रिका तंत्र, थायराइड, लीवर, फेफड़े, प्रतिरक्षा प्रणाली, आंखों, मसूड़ों, त्वचा पर विषाक्त प्रभाव छोड़ता है और ये लोक स्वास्थ्य चिंता वाले शीर्ष 10 रसायनों में WHO ने इसे शामिल कर दिया, शीर्ष 10 रसायनों में इसे शामिल कर दिया है। क्लियर हो गई? अब यहाँ पे रसायन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक फ्रेमवर्क मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा। अब लास्ट पढ़ेंगे इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटा। क्या पढ़ेंगे? इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA जिसे हम लोग कहते हैं, इसके अनुसार पुनर्चक्रण वाले स्क्रैप में रेडियोधर्मी संदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। लगातार जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं उनका प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसने एक रिपोर्ट जारी की ITDB अर्थात इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस इसने जारी किया है और जिसमें बताया है कि रेडियोधर्मी जो युक्त अपशिष्ट उत्पाद हैं इनके जोखिम प्रबंधन को ध्यान दिए बिना तेजी से पुनर्चक्रण किया जा रहा है और संदूषण का सबसे आम स्रोत होता है फीड सामग्री, जो फीड सामग्री होती है उससे। और इसके बारे में जो ITDB ऐप की बात है तो ये कुछ खास नहीं था, आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है पॉल्यूशन के बाद, मैंने कहा था कि पॉल्यूशन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ से इस बार एक प्रश्न आने के चांसेस हैं, मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि कई बार ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड पे काम कई बार हुआ है और UPSC ने कई बार फंड को लेकर प्रश्न पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो यहाँ पर अब हमारा जो टॉपिक होगा उसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि हमारा क्या टॉपिक है। टॉपिक हमारा क्या है, मैंने पहले ही आपसे बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड इसकी इस्टेब्लिशमेंट कर दी गई है। ये जो आईची लक्ष्य आप लोग पढ़ते थे ना, पहले आईची लक्ष्य की स्थापना की गई थी, फिर 2020 तक इसका टारगेट था, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया। रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता फ्रेमवर्क के माध्यम से इसे रिप्लेस कर दिया गया। और इसके लिए जो फंडिंग की व्यवस्था करनी थी कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के लिए कि इस प्रोजेक्ट को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए जो फंडिंग करनी थी उसकी के लिए आपके ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क
विकासमूलक फंड की स्थापना की गई है। टॉपिक क्या है, पूरा मुद्दा समझ लेते हैं एक बार फिर से। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF की जो 7वीं सभा हुई थी, ठीक है, उसी में इन्होंने GBFF का अनुसमर्थन किया और उसकी शुरुआत कर दी, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। शब्द से ही समझ में आ रहा है कि ये जो फंडिंग व्यवस्था करेगा, न तो क्लाइमेट चेंज के लिए करेगा, न ये ओजोन लेयर के लिए करेगा, ये किसके लिए करेगा, जैव विविधता के लिए फंडिंग करेगा। और जैव विविधता के लिए आईची लक्ष्य पहले पूरा होता था 2020 तक के लिए, उसको रिप्लेस कर दिया गया। और कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क, तो भाई इसमें जब बायोडाइवर्सिटी शब्द आ रहा है तो इसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ये फंडिंग की जाएगी बायोडाइवर्सिटी के लिए। शब्द से भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग समझ सकते हो, लेकिन होता क्या है, हम यूपीएससी को इतना हाई फाई समझ लेते हैं ना कि उसके सामने दिए हुए प्रश्न जो है कि हम लोग नहीं समझ पाते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे GBFF की बात कर लेते हैं कि ये क्या है। तो इसका उद्देश्य मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क, जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसके कार्यान्वयन को वित्त पोषित करना। हालांकि इसमें जो सदस्य होंगे उनकी अगर हम बात करें तो ये पूरी 32 सदस्यीय टीम होगी, जिसमें 32 सदस्य होंगे, जहां से विकासशील देशों से 16 सदस्य लिए जाएंगे, विकसित देशों से 14 सदस्य, और साथ ही साथ मध्य पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ के टोटल 2 सदस्य लिए जाएंगे। तो टोटल 32 सदस्य इसमें कार्यान्वित करेंगे। और इनका जो निर्णय लिया जाएगा ना किसी भी बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग करने के लिए, वो निर्णय आम सहमति से होगा, नहीं सर्वसम्मति से होगा। और इसके लिए कौन सी संस्था को बुलाया जा रहा है जो इस फंडिंग को जो है कि रेगुलेट करेगी, तो वर्ल्ड बैंक को इसके ट्रस्टी के रूप में बुलाया जा रहा है। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक इसमें पैसा नहीं देगा, पहली बात समझ लो। जितने इसके 32 सदस्य देश हैं या जो भी और देश होंगे, वो अपना जो है कि फंडिंग करेंगे। और फंडिंग कैसे होगी इसके बारे में भी मैं अभी बता दूंगा कि सरकार, NGO, देसी संगठन, व्यापारिक घराने ये किस प्रकार से फंडिंग कर रहे हैं। तो पहली बात कि इसमें केवल पैसा इकट्ठा किया जाएगा, लेकिन इस पैसे को ऑपरेट कैसे करना है, किसको कितनी ब्याज पर देना है, किसको किस समस्या पर देना है, कैसे देना है, इस सारी चीज़ों का अनुभव रखने वाला जो व्यक्ति होगा वो है वर्ल्ड बैंक। और इसको ऑपरेट करने के लिए बुलाया जा रहा है कि सर आप ट्रस्टी के रूप में काम करिए। तो ये समझ में आ गई। और इसकी जो स्थापना हो रही है, पारदर्शिता के लिए क्षमता निर्माण पहल ट्रस्ट फंड रहेगा और विशेष जलवायु परिवर्तन निधि के तौर पे इसी की स्थापना जो है कि निम्नलिखित तर्ज पे की जा रही है। अब बात आएगी कि धन का आवंटन हम कैसे करें, जो भी इसमें पैसा आएगा। पहली चीज़, 3 कैटेगरी में इसको बांटा जाएगा। जैव विविधता की रक्षा के लिए और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जो देशज लोग हैं, स्थानीय समुदाय हैं, या इनके द्वारा जो भी पहल की गई है, उन लोगों को 20% धनराशि दी जाए। कितनी? 20%, 20 रुपये नहीं, 20 करोड़ नहीं, 20%, जितना भी होगा। दूसरा, इसमें लघु विकासशील द्वीपीय जो देश हैं, जो आइलैंड वाले, या फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, अर्थात जो अल्प विकसित देश हैं, विकासशील श्रेणी में हैं, उनको सहायता प्रदान करने में हम प्राथमिकता देंगे। साथ ही साथ इसके जो वित्त पोषण के स्रोत होंगे, इस फंड में पैसा कहाँ से आएगा, तो सरकार, दान से प्राप्त राशि, निजी क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान में वर्ल्ड बैंक हो गया, ADB हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, IMF हो गया, ये पैसा डोनेट कर सकते हैं। या फिर कुछ लोग जो है कि व्यापारिक घराने, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो भी पैसा दे सकते हैं, सरकारें दे सकती हैं, और निजी क्षेत्र भी दे सकते हैं, दान भी दे सकते हैं। तो ये सारे लोग मिलकर जो है कि इसमें क्या करेंगे, अपना पैसा डोनेट करेंगे। और कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क की बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि इसको COP15 के दौरान जो है कि अपनाया गया। अभी आप कहोगे सर अभी तो आपने कल पढ़ाया था, हमें कल की क्लास में नहीं, आज की क्लास में पढ़ा होगा COP28, तो नहीं, कल की क्लास में पढ़ा था। आप कहोगे सर COP28 आपने बताया था UAE के अंतर्गत हुआ था। तो देखो बहुत सारे COP होते हैं, COP15, COP5, COP28, ये सब अलग अलग हैं। क्योंकि COP का जो मतलब होता है, इसको कहता है कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज़, अर्थात जो देश या सदस्य देश भागीदारी होती है, उनकी जो पार्टीज़ होती है, यानी कि जो फ्रेमवर्क करती है, अर्थात कन्वेंशन करती है, कॉन्फ्रेंस करती है। लेकिन ये हर एक क्षेत्र की अलग अलग होती है। जैसे मैंने अभी बताया, पारे पर जो मिनीमाता कन्वेंशन था, उसकी COP5 हो रही थी। साथ में UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर COP28 हो रहा था। अब यहाँ पे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी पर जो COP हो रही है वो 15 हो रही है। तो सारी COP अलग अलग होती है, तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो इसको COP15 के दौरान अपनाया गया, क्योंकि इसको लाया गया था आईची जैव विविधता लक्ष्य की जगह लागू किया गया, जिसकी समय सीमा केवल 2020 निर्धारित कर दी गई थी। उसके बाद इसे ला दिया गया, और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसमें टारगेट ये रखा गया है कि 2050 तक हम 4 बृहद गोल और 2023 तक हम 23 छोटे छोटे टारगेट्स को कवर कर पाएंगे। ये कौन कौन से हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मानवीय कार्यों के कारण प्रजातियों की विलुप्ति को रोकना, ये एक 2050 तक जो है कि बृहद टारगेट होगा। लाभों का न्याय संगत बंटवारा करना, जैव विविधता का संधारणीय उपयोग करना, और प्रतिवर्ष $700 बिलियन की जैव विविधता फाइनेंस गैप को समाप्त करना। तो ये आपकी जो है कि दीर्घकालिक उद्देश्य होंगे, दीर्घकालिक जो 4 गोल्स हैं। उसके बाद जो छोटे छोटे 23 प्रमुख टारगेट हैं, उनमें 2030 तक, इसको हम लोग कहते हैं
30x30 यानी 2030 तक हम 30% भूमि, अंतर्देशीय जल, समुद्री और तटीय इकोसिस्टम को संरक्षित करेंगे, जिसे 30x30 डील कहा जाता है। ये प्रश्न अगर सीधा आ गया ना यूपीएससी में कि 30x30 अभी हाल ही में चर्चा में रहा, इससे संबंधित क्या बात है तो जरा बता दो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 30 का मतलब हो गया 2030 और अगले 30 का मतलब हो गया 30% हमें इन भूमि का सुरक्षा करनी है, यानी संरक्षण करना है पूरे विश्व के स्तर पे। वहीं और भी चीज़ें कि 2050 तक जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां, इनके प्रवेश की दर को कम करो, वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा कर दो, जैव विविधता, जो उच्च जैव विविधता महत्व वाले क्षेत्र है उनको ह्रास दर एकदम शून्य कर दो, बिल्कुल उनकी सुरक्षा करो। ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ इनके टारगेट्स हैं। अब चलते हम GEF की बात करेंगे, जिसकी अभी 7वीं बैठक हुई और जिसमें जो है कि GBFF की घोषणा कर दी गई, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंडिंग की जो बात की गई। तो हम इसकी बात करेंगे कि GEF क्या होता है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, अर्थात कि वैश्विक स्तर पे पर्यावरणीय सुविधाओं को प्रदान करना। कैसे प्रदान करेगा तो देखिए, ये जलवायु, जैव विविधता, प्रदूषण से जुड़े संकटों को निपटाने के लिए, तेजी लाने के लिए $1.4 बिलियन की मंजूरी दे दी है इसने। कितने बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? $1.4 बिलियन। किससे समय? जलवायु से समय, जैव विविधता समय या प्रदूषण से जुड़े संकटों से निपटने के लिए। अब इसके बारे में डायरेक्ट समझते हैं। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। यह एकमात्र दोस्तों ऐसा बहुपक्षीय कोष है जो पर्यावरण की समस्याओं से सभी पहलुओं पर काम कर रहा है। एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि आपके घर का एक ऐसा गार्जियन है जो हर प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, नौकरी कर रहा है, बॉस की डांट सुन रहा है, घर पे पैसे कमा के ला रहा है, बच्चों की फीस भर रहा है, बेटी की सुरक्षा कर रहा है, परिवार का घर चला रहा है, एक पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पे है। सेम इसी प्रकार से वैश्विक स्तर पे पर्यावरणीय जितने भी संकट हो रहे हैं, पर्यावरणीय जितनी भी पहल है, उन सभी की जिम्मेदारी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी पर है, जिसका नाम ही है कि वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा, कि विश्व के स्तर पे आप क्या क्या सुविधा दे सकते हो। जैसे क्या क्या काम कर रहा है, 4 प्रमुख क्षेत्रों में काम कर रहा है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी वहाँ पे सहयोग करेगा। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी समेत कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी बात करेगा। इंटरनेशनल वाटर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जल निकाय, अर्थात कि वाटर पॉल्यूशन या वाटर क्राइसिस है तो वहाँ पर भी अपनी भूमिका निभाएगा। और ओजोन क्षरण से भी संबंधित कोई मुद्दा है तो वहाँ पर भी अपनी ये भूमिका निभाएगा। तो ये 4 महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम कर रहा है और इसके लिए वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ये मिलकर इसकी कार्यान्वयन कर रही है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का। तो समझ में आ गया कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी किन 4 प्रमुख क्षेत्रों में काम कर रहा है। लेकिन इसको बैकबोन से कौन सपोर्ट कर रहा है? वर्ल्ड बैंक, UNDP, UNEP, ये तीनों संस्थाएं जो है कि मिलकर इसको सपोर्ट कर रही हैं कि चलो हम तुम्हें आगे लेकर चलें, तुम ये सारी समस्याओं का समाधान करते चलो। और इसमें भारत सहित 186 देश हैं, यानी कि भारत के साथ मिलाकर 186 देश हैं। और ये मुख्य रूप से देखोगे तो अल्प विकसित देश निधि और विशेष जलवायु परिवर्तन निधि का संचालन करता है। और इसी के तहत इसने जलवायु से निपटने के लिए या प्रदूषण से निपटने के लिए $1.4 बिलियन की जो है कि अनुमति दे दी है। और साथ ही साथ प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस को मनाया था 22 मई को हमारे यहाँ। और इसके बाद हम देखेंगे कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो 5 अभिसमयों के लिए जो वित्तीय तंत्र के रूप में काम करती है कि किसको फाइनेंशियली जो है कि फंडिंग के रूप में काम करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट CBD, कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता पर अभिसमय। दूसरा है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, अर्थात कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय। तीसरा है आपका जो दीर्घ स्थायी जैविक प्रदूषक होते हैं उस पर स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करता है, स्टॉकहोम अभिसमय। फिर इसके बाद अच्छा ये जो स्टॉकहोम अभिसमय हुआ था ये शायद 2001 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका UNCCD, अभी हम लोगों ने पढ़ा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। फिर मरकरी पर जो मिनीमाता अभिसमय था, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि 5वां अभिसमय हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई इसकी। तो इस तरीके की ये 5 ऐसी संस्थाएं हैं जिनके लिए वित्तीय संसाधनों का काम करता है, वित्तीय तंत्र के। और इसी के अंतर्गत ही तो मैंने अभी बताया ना कि CBD के लिए एक नया फंडिंग खोला गया है GEFF, और जो कि किसके अंतर्गत है? कुनमिंग वाला जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके संबंध में था। और इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? GEF कर रहा है। और GEF को रेगुलेट कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक, UNDP, UNEP। तो ये आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। और इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है ये कोई खास नहीं थी, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो रहेगा ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन। अब बात यहाँ पे हो रही है कि जो हमारी डॉल्फिन नदी होती है, मतलब कि जो डॉल्फिन हमारी पाई जाती है नदियों में, हालांकि इसकी 6-7 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इस पर क्या किया गया कि ग्लोबल स्तर पे इनके बचाव के लिए, इनके संरक्षण के लिए एक ग्लोबल डिक्लेरेशन किया गया, जो सामान्यतः कोलंबिया के बोगोटा में किया गया। और इसमें वो 11 देश शामिल हैं जिन 11 देशों में डॉल्फिन पाई जाती है। तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने वाटर बॉडीज़ में किस प्रकार से सुरक्षित रखते हैं और इनका कैसे संरक्षण करते हैं। तो इसी पे हम चर्चा कर लेते हैं इस पूरे डिबेट पे कि क्या डिबेट कहती है
11 देशों ने कोलंबिया के बोगोटा में ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ रिवर डॉल्फिन 2030 पर हस्ताक्षर किया है। अर्थात टारगेट है इनका कि 2030 तक हम किसी भी प्रकार से अपनी डॉल्फिन को संरक्षित करें और इनकी संख्या में वृद्धि करें। और कहाँ पे हुआ? कोलंबिया के बोगोटा में। 11 वो कौन से देश हैं जहाँ पे नदी डॉल्फिन पाई जाती है? जैसे बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुला। अगर आप देखोगे इसमें चाइना शामिल नहीं है, इसमें म्यांमार शामिल नहीं है, और इसमें हाँ चाइना और म्यांमार ये दो प्रमुख देश शामिल नहीं है। अदरवाइज जो है कि नेपाल भी है आपका, बांग्लादेश भी है और पाकिस्तान भी है, भारत भी है। ठीक है, ये प्रमुख देश यहाँ पे शामिल हैं, क्योंकि म्यांमार वगैरह में भी जो है कि आपको इरावदी जो डॉल्फिन है वो भी मिलती है, इरावदी डॉल्फिन, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं है। अब नदी डॉल्फिन की इस घोषणा पत्र को अपनाने का उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था कि जो इनकी सभी प्रजातियों की जो आबादी में गिरावट हो रही है ना, उसे हम रोकेंगे और इनकी संख्या को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ डॉल्फिन की सभी प्रजातियों के संरक्षण के लिए जो फंडिंग चाहिए और जो अन्य उपाय चाहिए, इसको भी तैयार करेंगे और नदियों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो डॉल्फिन होती है, इनकी चाहे कोई भी प्रजाति हो, ये सभी स्वस्थ और ताजे पानी में रहती हैं। ताजे पानी का मतलब, स्वस्थ पानी का मतलब जो नदियों में होती है, तो उनमें जो प्रदूषण हो रहा है उसको भी रोकने का प्रयास किया जाएगा। बात करते हैं नदी डॉल्फिन के बारे में, तो आप देखोगे यहाँ पे कि क्या लिख रहा है कि नदी डॉल्फिन जो है दुनिया की कुछ सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में शीर्ष शिकारी के रूप में जानी जाती हैं और ये नदी के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक भी होती हैं। अगर इनकी मात्रा ज़्यादा मिल रही है आपको नदियों में, तो इसका मतलब है कि नदी का पानी बहुत स्वच्छ और बहुत स्वस्थ है। अगर इनकी मात्रा लगातार घट रही है, इनकी संख्या घट रही है, तो इट मीन्स कि इन नदियों का पानी स्वस्थ नहीं है, गंदा हो चुका है। 1980 से लेकर अब तक जो है कि लगभग 73% जो है कि इनकी आबादी में कमी आ चुकी है। अब यहाँ पर विचार करेंगे कि जो जीवित प्रजातियाँ उन पर पहले हम बात करेंगे। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट है अमेजन नदी डॉल्फिन, जिसे हम पिंक रिवर डॉल्फिन भी कहते हैं या बोटो डॉल्फिन भी कहते हैं। ये केवल मीठे पानी में पाई जाती है और IUCN के अंतर्गत ये एंडेंजर्ड की स्थिति में। वहीं गंगा नदी डॉल्फिन की बात करेंगे, जो भारत के अंतर्गत पाई जाती है और बांग्लादेश के अंतर्गत गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की प्रणाली में, और इसे सूंस भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये बाहर निकलती है सांस लेने के लिए तो सूंस जैसी आवाज़ निकलती है और इसलिए इसको सूंस कहा जाता है। ये भी एंडेंजर्ड है, लेकिन इसके ऊपर जो खतरा है भारत और बांग्लादेश के क्षेत्रों में, बांध बनाने पे, बैराज का निर्माण करने से, अवैध शिकार करने से, मत्स्यन करने से, कृषि में इस्तेमाल होने वाले जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो अल्टीमेटली पेस्टिसाइड घुलकर धीरे धीरे वाटर बॉडीज के माध्यम से कहाँ पहुँच जाते हैं? वो पहुँच जाते हैं आपके रिवर में, और रिवर जो है कि फिर क्या होती है? प्रदूषित हो जाती है उर्वरक से, और जिसकी वजह से ये नदी मछलियाँ जो है कि मतलब जो डॉल्फिन है ये संख्या कम हो रही है, इनकी मृत्यु हो रही है। सिंधु नदी डॉल्फिन की बात करेंगे तो इस डॉल्फिन को हम भूलन भी कहते हैं। सामान्यतः पाकिस्तान में और ब्यास नदी में पाई जाती है, जबकि ब्यास क्या है? पंजाब में सिंधु की एक सहायक नदी है। तो ये आप देख लीजिए, और इसकी लोकेशन क्या है? एंडेंजर्ड है। तुकुजी डॉल्फिन की बात करेंगे तो ये ताजे जल के अंतर्गत है। अब तुकुजी का नाम कहीं आप लोग ये मत सोच लेना कि आसियान देशों या चाइना में होगा, बल्कि ये साउथ अमेरिका के देशों में होती है। ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और अमेजन नदी प्रणाली के अंतर्गत पाई जाती है। ये एंडेंजर्ड लोकेशन इसकी भी है। एक लास्ट है इंपॉर्टेंट, इरावदी नदी डॉल्फिन, लेकिन फिर भी इन 11 देशों में म्यांमार इसमें शामिल नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि म्यांमार यहाँ पर शामिल नहीं, जबकि वहाँ पर भी इरावदी नदी आती है। आप देखो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के तटीय क्षेत्रों, जिनमें 3 नदियां, मुख्य रूप से इरावदी नदी होगी जिसको अय्यारवाड़ी कहते हैं म्यांमार में, महाकम नदी जो कि इंडोनेशिया बोर्नियो में है, और मेकांग नदी, इन तीनों में ही पाई जाती है और इसकी स्थिति क्या है? एंडेंजर्ड स्थिति है। अब यहाँ पर हमारा अगला मुद्दा है दोस्तों, टॉपिक हमारा है कि पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैं देख रहा हूँ कि कोई कन्वेंशन हो रहा है और जिसमें किसानों के अधिकारों की बात की जा रही है और बाध्यकारी तरीके से की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट, अर्थात इसको हम कहेंगे PPV और FR, अर्थात प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ और फार्मर राइट्स को इन शॉर्ट लिखा गया है। मामला ये था कि दिल्ली हाई कोर्ट में अभी हाल ही में पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स द्वारा एक दायर की गई थी अपील, जिसको खारिज कर दिया गया। पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स क्या होती है? कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, आपको पता होगा, बहुत सारे इसके प्रोडक्ट चलते हैं खाद्य सामग्रियों के। और 2021 में जो PPV अर्थात की प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ और जो फार्मर्स राइट प्राधिकरण ने एक आदेश जारी कर आलू की एक किस्म थी FL2027 के लिए पेप्सिको को मिले IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो पंजीकरण था, उस प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। अब यहाँ पर समझ में आया मामला क्या था। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में क्या किया, पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स की जो याचिका थी उसको तो रद्द कर दिया, बोला हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, उसे हमने खारिज कर दिया। दूसरा जो अधिकरण था, प्राधिकरण प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट जो ट्रिब्यूनल था, उसने
आलू की एक किस्म थी FL2027, इसमें जो पेप्सिको को IPR मिले थे ना, उसे रिजेक्ट कर दिया। इसके पीछे उन्होंने कहा कि आपने हमें जो दस्तावेज़ दिए हैं, डॉक्यूमेंट दिए हैं IPR के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेने के, इसमें छेड़खानी की है, इसमें दस्तावेज जो हमें गलत दिए हैं, अधूरे दिए हैं, और इसके साथ किसानों के अधिकारों का भी आपने हनन किया, उल्लंघन किया, इसलिए हम इसको रद्द कर देते हैं। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि FL2027 क्या एक आलू की किस्म है। एग्जाम्पल में आ जाता है या एग्जाम में आ जाता है कि सरसों की है, कि चावल की है, कि धान की है, कि गेहूँ की है, तो ये ध्यान रखना कि आलू की किस्म है। इसको हम व्यावसायिक तौर पर FC5 भी कहते हैं, लेकिन आपका एग्जाम में यही प्रश्न आएगा। ये पेप्सिको ने अनुबंध कृषि व्यवस्था के तहत 2009 में प्रस्तुत किया था, मतलब 2009 में। अनुबंध कृषि क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसे कहते हैं। जैसे एक बड़ी कंपनी होती है, वो अपने आलू के लिए, चावल के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, उसके लिए किसानों से एग्रीमेंट करती है कि मैं तुम्हें सारा का सारा पैसा दूंगा, सारे बीज, सारे एडवांस क्वालिटी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, बस तुम्हें अपनी मिट्टी में खेती करनी है और उसके बाद उसकी सुरक्षा करनी है, और जितनी भी फसल होगी उसको सुरक्षित जो है कि काट पीट के अलग करके मुझे पहुंचा देना, और उस पहुंचाने की भी जो लागत होगी ना, ट्रक वगैरह जो व्हीकल चाहिए, वो सारा कंपनी खर्चा उठाती है। कुल मिला के किसान को कुछ भी नहीं करना होता है। बीज भी कंपनी देगी, खाद भी कंपनी देगी, फर्टिलाइजर भी कंपनी देगी, ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी फैक्ट्री देगी, सब कुछ देगी। बस किसान को उसकी पैदावार करनी है और अच्छी क्वालिटी में पैदावार हो जाए। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट मौसम परिवर्तित हो गया, सूखा पड़ गया, या अकाल हो गया, या ओले गिर गए, जिसकी वजह से फसल नुकसान हो गई, तो फसल नुकसान होने की पूरी जिम्मेदारी फैक्ट्री की जाएगी। किसान की इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि ये प्रकृति का रोज़ था, प्रकृति का जो है कि प्रभाव था। इस मामले में कहने का मतलब ये है कि इस पर फैक्ट्री का ही दोष हो, मतलब फैक्ट्री के ऊपर इसका जो है कि प्रभाव होगा, फैक्ट्री की पूरी जिम्मेदारी होगी, किसान की नहीं। मतलब किसान से आपने जो एग्रीमेंट किया था 10 करोड़, 5 करोड़, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, वो पैसा पूरा दोगे किसान को, चाहे आपकी फसल बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, प्राकृतिक घटकों के कारण भी, लेकिन किसान को आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो इसी आधार पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 2009 में इस कंपनी ने पेश किया था, और साथ ही साथ पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत इसको पंजीकृत भी करा दिया गया था पेप्सिको के द्वारा। मामला ये हुआ कि 2019 में पेप्सिको ने गुजरात के कुछ किसानों पर यह आरोप लगाया कि ये मेरा पंजीकृत आलू है, यानी कि मेरा रजिस्टर्ड आलू है, पेटेंट आलू है, और इसकी जो है कि अवैध तरीके से जो है कि इसकी खेती की जा रही है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के उल्लंघन का मुकदमा दायर किया था 2019 में। सोचिए 2001 में, मतलब जो अधिनियम था पौधा किस्म कृषक संरक्षण अधिकार अधिनियम 2001, इसके तहत उसने 2009 के बाद 2010 या 2009 में पब्लिश करा दिया होगा, क्योंकि 2009 में तो पहली बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इस आलू के लिए, तो 2009 या 2010 में इस कंपनी ने जो है कि IPR ले लिया। 2019 में जब उसे पता चला कि गुजरात के कुछ किसान ऐसे हैं जो आलू की किस्म है FL2027, इसकी अवैध तरीके से खेती कर रहा है। अवैध का मतलब क्या है कि कंपनी से उन्होंने पूछा ही नहीं, और उस आलू की खेती करके उसको अच्छे दामों में बेच रहे होंगे किसी प्राइवेट कंपनी वाले को या किसी लोकल मार्केट वाले को, जिसकी रॉयल्टी होनी चाहिए थी कंपनी पेप्सिको के पास, लेकिन किसान उसे रॉयल्टी नहीं दे रहा था, अर्थात अवैध तरीके से उगा रहा था। इसी मामले को लेकर 2019 में जो है कि उन्होंने मामला दायर कर दिया। ठीक है, ये मामला था। और फिर फाइनली अगर आप देखो कि पंजीकरण के लिए गलत जानकारी प्रस्तुत करने के साथ साथ किसानों के अधिकारों के उल्लंघन की वजह से 2021 में ये पंजीकरण ही रद्द कर दिया। ये तो वही बात होगी, आ बैल मुझे मार। वो 2019 में गया कोर्ट में मामला लेकर कि भाई चलो जो है कि मेरा मामला देख लो, और इस पर ही 2021 में उसके पंजीकरण को रद्द कर दिया, ये कह के कि आपने डॉक्यूमेंट अधूरे दिए हैं और किसानों के अधिकारों का उल्लंघन किया। और अभी हाल ही में जब उसने दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला दायर किया, तो यहाँ पर भी इस अपील को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। दोस्तों अब सारा बात आप समझ गए, कॉन्टेक्ट समझ गए, सारी पॉइंट समझ गए। मुद्दा ये आता है कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर राइट्स जो ट्रिब्यूनल है या जो अधिनियम है 2001, इसके बारे में देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या शक्तियाँ दी हैं। सबसे पहले कि इसको 2001 में लाया गया था, जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत 2 कानून चलते हैं, एक होता है आपका ट्रिप्स और एक होता है आपका ट्रिम्स। ठीक है, ट्रिम्स होता है, तो इनको फॉलो करने के लिए, ट्रिप्स को फॉलो करने के अनुसार ही इसे बनाया गया, और पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के 1978 के उद्देश्यों को पूरा करता है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है कि नए नियम बने थे। इसका उद्देश्य था कि दुनिया का एकमात्र इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कानून है जो पौधों के ब्रीडर्स के साथ साथ किसानों को भी बौद्धिक संपदा अधिकार देता है। अब ब्रीडर्स कौन हो गया,
पैप्सिको क्या है यहाँ पे ब्रीडर्स है, मतलब कि जो कंपनी है, कंपनी ने ही तो जो है कि नए नए जो है कि उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करा के लैबोरेटरीज में उसे तैयार करवाया होगा, ब्रीड करवाया होगा, यानी उसका जन्म कराया होगा, और किसान जो है कि उसकी खेती कर रहा है, तो किसानों को भी यहाँ पे बौद्धिक संपदा अधिकार दिया रहा है। ये पहला ऐसा कानून है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो किसानों को भी बौद्धिक संपदा अधिकार दे रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दे रहा है, ये अच्छी बात है। और इस अधिनियम का जो उद्देश्य था कि पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के संबंध में किसानों के अधिकारों को भी मान्यता देना और उनकी रक्षा करना। लेकिन ये कितने वर्ष तक के लिए रक्षा करेगा? वृक्ष और लताओं के मामले में 18 वर्ष तक, अन्य फसलों के मामले में 15 वर्ष तक, और पहले से मौजूद कोई किस्म है उसके लिए 15 वर्ष तक का केवल अधिकार देता है। किसको? किसानों को देता है। संस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फंडामेंटल फार्मर्स राइट अथॉरिटी जो है, ये कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के किसी किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत काम करता है और उनके प्रावधानों को लागू करता है, जिसमें पौधों की नई किस्मों का पंजीकरण करता है और नई किस्मों के विकास और व्यवसायीकरण के लिए सुविधाजनक बनाना इसका ही काम है। तो ये किस मंत्रालय में काम करा? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि PVTAT जो कि पौधा किस्म संरक्षण अपीलीय ट्रिब्यूनल भी एक गठित किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर आपके पास कोई मामला आता है तो आप 1 वर्ष के भीतर इस अपील का निपटारा करोगे, इस अपील का निपटारा करोगे, और जब इसके द्वारा भी कोई निर्णय दे दिया जाएगा ना, तो आप उसके खिलाफ भी उच्च न्यायालय में जा सकते हो, इसके निर्णय को चुनौती दे सकते हो। इतना जो है कि यहाँ पे अधिकार दिया गया। बाकी इसके बाद जो है कि कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, आप पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको सिखाई कि इंपॉर्टेंट बात थी कि FL 2027 क्या है? आलू की किस्म है। इसमें प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट जो प्रोविजन है 2001 के अधिनियम के तहत क्या मामला था, कैसे उनके अधिकारों को संरक्षण किया गया, 18 साल 15 साल, ये सारी चीज़ें ये आपको पता चल गई हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बस टॉपिक था। इसके आगे अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, ITPGRFA। इसका मतलब क्या होता है भाई ITGPRFA? तो इसको आप देखेंगे, लिखा जा रहा है खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि। अर्थात जो खाद्य और कृषि के लिए जो भी आप पादप उगाओगे, यानी कि जो प्लांट उगाओगे, उस पे जो आनुवंशिक संसाधन होंगे, जेनेटिक रिसोर्सेज होंगे, उस पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई है, जिसको इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। यही इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। इसके लिए ये संधि के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे तो किसानों के अधिकारों पर एक ग्लोबल स्तर पर एक संगोष्ठी की गई, आयोजन किया गया, जो कि किसानों के अधिकारों पर दिल्ली फ्रेमवर्क को अपनाया गया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वैश्विक स्तर पे कोई किसानों की बैठक की गई और वहाँ पे हमारे देश के जो दिल्ली फ्रेमवर्क था उसको अपनाया गया। तो सबसे बड़ी बात आती है कि दिल्ली फ्रेमवर्क हमारा चर्चा में आएगा, लेकिन उससे पहले हमें बात करनी होगी कि GSFR क्या होता है, अर्थात कि ग्लोबल स्तर पे जो आपकी फार्मर्स के राइट के लिए जो संगोष्ठी की गई थी, इसके बारे में। तो इसका आयोजन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया गया और साथ में खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिकी संसाधनों पर जो अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, इसने सचिवालय ने किया। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सचिवालय ने किया था। और इसमें मामला क्या था, इसको छोड़ के हम ये देखते हैं कि दिल्ली फ्रेमवर्क के मुख्य बिंदु जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए प्रश्न बन सकता है। जैसे कहेगा कि अभी हाल ही में दिल्ली फ्रेमवर्क के मतलब चर्चा में था, ये किससे संबंधित है? तो आप कह सकते हो खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिकी संसाधनों पर जो ट्रीटी हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उससे संबंधित है। इसमें देखोगे कि किसान के अधिकारों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग संसाधनों में कार्यात्मक सहक्रिया स्थापित की गई है और इसके अंतर्गत ही आप देखोगे जैसे ITPGRFA हो गया, CBD हो गया, या देशज लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र होता है, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं, क्योंकि UN के अंतर्गत जो अलग अलग साधन होते हैं, इन सभी के माध्यम से हम किसानों के अधिकारों की सुरक्षा कर रहे होते हैं। इसमें और देखोगे आप कि पारंपरिक किस्मों के लिए किसान प्रबंधित बीज प्रणाली की स्थापना का समर्थन किया जाता है और दक्षिण दक्षिण त्रिकोणीय या क्षेत्रीय सहयोग पर किसान केंद्रित साझेदारी अवसरों का निर्माण किया जाता है। ये दक्षिण दक्षिण का मतलब होता है साउथ साउथ डायलॉग, मतलब जो दक्षिणी गोलार्ध में जो देश हैं, विकासशील देश हैं, इनके आपस में भी कोऑर्डिनेशन होने चाहिए, जिसमें ब्राज़ील, पेरू, भारत, आसियान के देश, ये सब आपस में भी कोऑर्डिनेशन करें और आपस में भी हित साझेदारी करें किसानों के लिए। अब यहाँ पे बात करेंगे जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है, जो आपकी जो अभी मैंने बताई ITPGFR, इसका तो इतना बड़ा नाम है ना कि इसे याद भी नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए फिर से मैं इसके नाम को प्रोनाउंसिएट करूँ, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। इसको हम लोग सामान्यतः सीड ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, अर्थात कि बीज नियम या बीज संधि के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और ये दुनिया भर में
PGRFA के संरक्षण, उपयोग और प्रबंधन के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसकी ये बाध्यकारी समझौता 2001 में अपनाया गया था, 2004 में इसे लागू किया गया। भारत भी इस समझौते का पक्षकार है, क्योंकि भारत भी किसान आधारित देश है और किसानों के अधिकारों के लिए भारत भी अपनी बात रखता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपको कन्वेंशन देखने को मिलेंगी। इसके बाद आज की क्लास को ऑफ किया जाएगा, जिसके बाद आपकी 2 क्लासेस मैं और लेकर आऊँगा, जिसमें आपकी एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाएगी और डेली आपको क्लास मिलेगी। कल भी मिलेगी, परसों भी मिलेगी। इसके बाद भी आपके पास अभी 15 से 18 दिन रहेंगे, जिसको आप रिवीजन कर सकते हो इन सारे टॉपिक्स को, करंट अफेयर्स को मेरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ के। और इससे बेहतर अगर आपको हिंदी मीडियम में मैं कह सकता हूँ गारंटेड कि कहीं भी टॉपिक नहीं मिलेगा इससे बेहतर तरीके से। तो आप इस डिस्कशन को पूरा देखा करिए, पूरे वीडियो को देखा करिए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें। टॉपिक पे आते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट है विश्व धरोहर अभिसमय। ये क्या है भाई? वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की बात करेंगे तो देखिए, विश्व धरोहर जो है ना, जितने भी विश्व धरोहर स्थल हैं पूरे दुनिया में, उसको अगर हम देखें तो पूरे भारत के मतलब पूरी दुनिया के 1% भूभाग से भी कम हिस्से में फैले हुए। मतलब मान लो कि ये पूरी एक पृथ्वी है और इसमें केवल और केवल बस इतना ही इनका विस्तार है, केवल इतना ही इनका विस्तार है पूरे पृथ्वी के हिसाब से, 1% से भी कम। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कुल प्रजातियों के 1/5 हिस्से से भी अधिक जो है कि यहाँ पे प्रजातियाँ मिलती हैं। अगर मान लेते हैं कि पूरी दुनिया में 5 प्रकार की प्रजातियाँ मिलती हैं, तो एक प्रजाति, उनमें से एक प्रजाति तो केवल कहाँ मिलती है? इसी क्षेत्र में मिलती है। सोचो, पूरे विश्व को अगर आप 5 हिस्से में डिवाइड भी कर दो इस तरीके से, कितने होगा? 1 2 3 4, एक और ले लो, 5 प्रकार के। तो इनमें जो 5 अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलती है ना, उनमें की एक प्रजाति तो केवल इतने से छोटे से क्षेत्र में मिलती है। अर्थात क्या हो गया कि वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उनका संरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए विश्व धरोहर अभिसमय 1972 को अपनाया गया था, जिसमें सार्वभौमिक रूप से हम इनको महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नामित किया था, जिसमें 3 कैटेगरी होती हैं, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, मिश्रित। और भारत में अगर हम देखें तो टोटल 42 विश्व धरोहर हो चुकी है। कितनी? 42। इससे पहले अभी शांति निकेतन को 41 नंबर मिला, और होयसलेश्वर की जो मंदिर समूह थे, जिसमें चिन्ना केशव मंदिर था और होयसल का हेलिबिडे वाला मंदिर था, तो ये आप देखोगे 42 नंबर पे था। तो इस तरीके से भारत में टोटल 42 हो चुके हैं, और जिसमें 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। तो हम लोग इनको जरा काउंट कर लेते हैं, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित को। देखिए, प्राकृतिक धरोहर स्थल देखोगे भारत में तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है, ये वाला रीजन। फिर उसके बाद उत्तराखंड में देखोगे नंदा देवी एंड फूलों की घाटी का राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आप अरुणाचल प्रदेश में, असम में देखोगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम में आप मानस वन्यजीव अभ्यारण्य देखोगे, और इसके बाद आप पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान देखोगे, पश्चिमी घाट देख पाओगे, और साथ ही साथ राजस्थान में केवला देव देख पाओगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐसे विश्व धरोहर स्थल हैं जो प्राकृतिक श्रेणी में आते हैं, भारत के अंतर्गत है। लेकिन एक जो मिश्रित श्रेणी में आता है वो यहाँ पे सिक्किम के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? कंचनजंगा। कंचनजंगा को हम जो है कि सिक्किम में मिश्रित श्रेणी में रखते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। साथ ही साथ इसमें भारत सहित 195 राष्ट्र इसके अभिसमय के पक्षकार हैं, और विश्व धरोहर समिति इस अभियोजन की क्या करती है? इस अभिसमय की कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसमें 5 रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा किया था, जैसे क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, कम्युनिटीज़, अर्थात इसे 5C भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम विश्व हेरिटेज जो साइट है, मतलब कि विश्व धरोहर स्थल है, उनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्राज़ाविल शिखर सम्मेलन, जिसको हम लोग 3 बेसिन शिखर सम्मेलन भी कह रहे हैं। हो सकता है इसको डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 बेसिन में शामिल नहीं है? 3 बेसिन में शामिल नहीं है। इसकी खासियत क्या है 3 बेसिन की? अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि इसका आयोजन अभी कांगो की राजधानी ब्राज़ाविल में किया गया। कांगो कहाँ पे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें जो 3 बेसिन शामिल है, एक कांगो बेसिन हो गया, एक अमेजन बेसिन हो गया यानी कि साउथ अमेरिका का, और एक हो गया बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन। तो ये 3 महत्वपूर्ण बेसिन है जहाँ पर विश्व के 80% उष्ण कटिबंधीय वन देखने को मिलते हैं, और पृथ्वी की 2/3 जैव विविधता सुरक्षित है। अब बताइए, केवल ये 3 महत्वपूर्ण बेसिन है। एक तो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिला कांगो बेसिन, जिसके अंतर्गत आपको कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी और गैबन, केवल ये 5 से 6 देशों में इसका विस्तार है। और यहाँ पे मिला के फिर अमेजन में देखोगे दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है, और बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन। इन तीनों बेसिन को हम 3 बेसिन कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया के 80% उष्ण कटिबंधीय वन यहाँ पर मिलते हैं, और
पृथ्वी की 2/3 जैव विविधता सबसे अधिक यहीं पर है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो जैव विविधता होती है वो 0 डिग्री के आसपास ज़्यादा होती है, और ये पूरे के पूरे बेसिन आपको 0 डिग्री से लेकर 10-15 डिग्री के बीच में ही देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे 2/3 जैव विविधता भी देखने को मिलती है। बाकी ये जो 2 टॉपिक हैं ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन हम विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की बात करेंगे, अर्थात जैसे हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं वैसे ही वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की बात करेंगे। तो इन्होंने एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग ने दिल्ली में विश्व पशु स्वास्थ्य पर 33 कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, अर्थात 33वीं आयोजन कहाँ पे की गई थी? दिल्ली में की गई थी, भारत के अंतर्गत, जिसमें एशिया के और प्रशांत क्षेत्रीय जो देश थे उनके साथ। इसमें अंतर सरकारी संगठन इसको कहा जाता है, जो जानवरों के स्वास्थ्य में सुधार करने के साथ साथ अलग अलग देशों में काम भी करते हैं। और इसका गठन 1924 में जब रेंडर पेस्ट कैटल प्लेग जो आया था ना, इसके फैल जाने के परिणाम स्वरूप इसका गठन किया गया, और इसका मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, जानवरों के रोगों पर जानकारी का प्रसार करना, जूनोसिस सहित इन रोगों को नियंत्रित करना, जैसे हम लोग कहते हैं जूनोटिक रोग। जूनोटिक रोग क्या होता है? जो जानवरों से डायरेक्ट क्या होता है, ह्यूमन में फैलता है, जैसे सुअर के संपर्क में आ जाना, किसी ऐसे जानवर के संपर्क में आ जाना जो ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रसित है और उससे मनुष्य भी ग्रसित हो जा रहा है, इसे जूनोटिक कहते हैं। और भारत सहित लगभग इसमें 183 देश जो है कि इसके पक्षकार हैं। फिर यहाँ पे इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू होगा वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? पॉल्यूशन को पढ़ लिया। पॉल्यूशन के अंतर्गत जो हमने अलग अलग सेगमेंट को देखा, फिर बायोडाइवर्सिटी को भी देखा। जैसे पॉल्यूशन में आपने सबसे पहले एयर पॉल्यूशन पढ़ा, फिर प्लास्टिक पॉल्यूशन पढ़ा, फिर वाटर पॉल्यूशन पढ़ा, ये सारे पॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया। फिर इस तरीके से पारा वगैरह इन सब पे मिनिमाता समय पढ़ा। फिर उसके बाद आपने बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत जो भी 2-3 टॉपिक पढ़े, और इसी में अब हमारा अगला होगा वाइल्ड डाइवर्सिटी, मतलब वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, अर्थात वन्य जीव और उनके संरक्षण। जो अभी हमारा जो नया संशोधन हुआ है इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके लिए मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। आज हमारी क्लास यहीं पे स्टॉप की जाएगी। कल आपको ठीक इसी समय लगभग 2:55 या 3 बजे के आसपास आप लोग रहिएगा तैयार। टेलीग्राम पे मैं लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले पोस्ट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को अपडेट रहे कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो माइंड में तैयार रहो कि 3 बजे क्लास आएगी। और जब क्लास पोस्ट होती है उसी समय अगर आप देख लेते हो तो देख लेते हो, नहीं तो फिर वो क्लास पेंडिंग चली जाती है। तो कोशिश किया करिए, एग्जाम नज़दीक है, सारी क्लास को रेगुलर देख लीजिए। और आज शाम में मैं यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा, जो आपके कुछ मार्क्स को इंक्रीज कर पाएगी। अगर उस पैटर्न को अगले 20 दिन भी फॉलो कर लोगे तो शायद आपके कुछ मार्क्स, मतलब 10 से 15-20 मार्क्स तक भी आपके इंक्रीज हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।